ऑर्गेनाइजेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रैटेजिक सपोर्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एडिटोरियल मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मीडिया इनिशिएटिव्स आदि क्षेत्रों में दक्षता रखने वाले श्री राधेश्याम दीक्षित जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कंटेंट प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के लिए प्रसिद्ध श्री राधेश्याम दीक्षित जी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब, प्रिंट और वीडियो प्रोडक्शन के साथ ही साथ प्रिंट जर्नलिज्म और टीवी प्रोग्राम प्रोडक्शन में 19 वर्षों से अधिक का अथाह अनुभव प्राप्त है। हिंदी लिटरेचर एंड जर्नलिज्म में मास्टर्स और माखन लाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन भोपाल नोएडा कैंपस से मास्टर्स इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म कर चुके श्री राधेश्याम दीक्षित जी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मीडिया राइटिंग भी किया है। दूरदर्शन, दैनिक जागरण, आकाशवाणी, इंडिया न्यूज, सुदर्शन टीवी आदि प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी बहुमूल्य उपयोगिता सिद्ध कर चुके श्री राधेश्याम दीक्षित जी वर्तमान में सोसाइटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में अपनी अतुलनीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। रूरल वायर नाम के प्रोजेक्ट के जरिए समाज में सामाजिक उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत श्री राधेश्याम दीक्षित जी को समाधान ग्रुप और स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम दीक्षित और आज एक विशेष सत्र आपके लिए लेकर आया हूं और यह है टेक बेस्ड ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज फॉर रूरल इंडिया। यानी रूरल इंडिया की ये जो पूरी सीरीज है उसमें ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बदलते हुए दौर में बहुत तरह की तकनीक का विकास हुआ है, बहुत तरह की टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इनिशिएटिव्स हुए हैं और बहुत तरह की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए संभावनाएं बढ़ी हैं, अवसर बढ़े हैं और इन सब के लिए ये समझना ज़रूरी है कि इस तरह की जो टेक बेस्ड ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज़ हैं उनके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में संभावना कैसी है। तो चलिए ये सत्र शुरू करते हैं, लेकिन डायरी और पेन ज़रूर अपनी संभाल कर अपने साथ रखें ताकि बहुत महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचे और आप उसे नोट डाउन कर सकें ताकि वो आपके काम आए। ये ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये टेक बेस्ड ऑनलाइन बिजनेसेस हैं क्या या क्या हो सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझना है कि जो टेक बिजनेसेस हैं वो उत्पाद भी हो सकते हैं टेक्नोलॉजी के जरिए पहुंचाने वाले या टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस में बने हुए ऐसे प्रोड्यूस भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं जिनके लिए कंज्यूमर्स वेट करते हैं कि उनको सर्विसेज मिले और साथ में उनको पहुंचाने की सर्विसेज भी हो सकती हैं या उससे रिलेटेड सर्विसेज भी हो सकती हैं जो ऑनलाइन प्रोवाइड की जाएं या ऑनलाइन कनेक्टिविटी हो और सर्विसेज ऑफलाइन हो, यानी फिजिकल भी हो सकता है, डिजिटल एंड फिजिकल, या पूरी तरह से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी हो सकता है जिसमें कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप उनको सर्विसेज देते हो। तो ये सारी तरह की जो एप्लीकेशंस हैं अक्रॉस मल्टीपल इंडस्ट्रीज, कोई भी क्षेत्र हो, क्योंकि सब जगह टेक्नोलॉजी आप पूरी तरह अपनी जगह बना चुकी है और उसकी भूमिका सिद्ध हो चुकी है, तो ये इस तरह के सारे जो इनिशिएटिव्स हो सकते हैं वो सब टेक बेस्ड ऑनलाइन बिजनेसेस के दायरे में आएंगे। दूसरा एक और है कि जो उसकी कोर वैल्यू है वो अगर टेक बिजनेसेस के रूप में जुड़ी हुई है, रिसर्च के रूप में, डेवलपमेंट के रूप में, डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में, टेक्नोलॉजी बेस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, जो पूरी एक तरह से जैसे अगर आप कोई सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो वो इस कैटेगरी में आता है कि वो पूरी तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म को तैयार किया जाता है जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गए, या ऐसे अगर आप टिकट बुक करते हैं और वो टिकट आप ऑनलाइन बुक करते हैं और सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं, राइट टाइम पे इन्फॉर्मेशन मिलने लगती है, कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होता है, तो ये भी एक टेक बेस्ड इनेबल्ड सर्विसेज हैं। अगर आप ऑटोमेटेड सर्विसेज देखें कि आजकल आप खेती के क्षेत्र में इरिगेशन करना हो या प्रिसीजन फार्मिंग हो, उसमें बहुत तरह के यंत्र आ गए हैं कि जो आपको इंटीमेट भी करते हैं कि अब पानी जो है खेत में उसकी ज़रूरत है, खेत सूख रहा है, या पानी की सिंचाई कितनी करनी है तो पानी की मात्रा पर्याप्त हो गई है, या तो इस तरह की भी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज हैं जिनको हम टेक बेस्ड बिजनेसेस के दायरे में लाते हैं। अब इनकी सर्विसेज या इनकी डिलीवरी अगर वो है तो वो ऑनलाइन भी कनेक्ट हो जाएंगे, यानी किसी भी तरह की सर्विसेज जो ऑनलाइन फैसिलिटेट करते हैं। जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए बना हुआ है, जबकि जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको फिजिकल रूप में आपको हैंडओवर किए जाते हैं। जैसे स्विगी है, जोमेटो है, आजकल भोजन मंगाते हैं लोग, तो भोजन तो आपका फिजिकल आइटम है जिसको आप कंज्यूम करेंगे, वो फिजिकली आप तक आएगा, लेकिन ये पूरा जो तंत्र चलेगा वो डिजिटली चलेगा और वो ऑनलाइन
सॉफ्टवेयर के जरिए चलता है, और यहाँ तक कि इसमें जो सप्लाई चेन में आने वाले लोग हैं, मैन पावर हैं, वो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्टेड हैं, वो भी फिजिकल ऑर्डर्स पर फॉलो नहीं करते। उनका हिसाब किताब भी टेक बेस्ड है। उनके सारे कैलकुलेशंस कि उन्होंने कितनी डिलीवरीज की, कितने बजे से कितने बजे तक की, टोटल उनका रिकॉर्ड कीपिंग क्या है, टोटल हिसाब किताब क्या है, उनके पैसे कितने होंगे, यहाँ तक कि अगर उसमें चाहें तो ये साइकिल भी फिक्स किया जा सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उनके पेमेंट भी आपके खाते से उसके खाते में भेजे जा सकें। तो ये सब कुछ टेक्नोलॉजिकल है। जैसे पहले जो एचआरएम सॉफ्टवेयर्स नहीं होते थे, तब एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक टीम होती थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हो गया है, तो अब लोगों की जो पंचिंग है, लोगों की प्रेजेंस है, वो बायोमेट्रिक के जरिए सीधे सिस्टम में जाता है, और सिस्टम के जरिए आपकी अटेंडेंस कैलकुलेट होती है, और अटेंडेंस कैलकुलेट होने के साथ ही आपका पूरा जो कैलकुलेशन है, आपका जो पर्क्स बनते हैं, आपकी जो पूरी वेतन या जो सैलरीज हैं या आपको भुगतान होना है, उसका कैलकुलेशन होता है, और आपका खाता अपने आप रिफ्लेक्ट करता है कि आपके कितने पैसे बन चुके हैं, और वो खाता सीधे अकाउंट से कनेक्टेड है, और सीधे आप एक साथ पंच किया जाता है और सारा पेमेंट ट्रांसफर हो जाता है। तो यानी ये सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी के जरिए ये सब कुछ संभव हो रहा है। यानी काम को टेक्नोलॉजी ने आसान किया है, और जो ऑनलाइन सपोर्ट है यानी इंटरनेट के जरिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं। पहले अगर आप कस्टमर सर्विसेज देनी होती थी, इसके लिए कॉल सेंटर बनाने पड़ते थे, बड़ी बड़ी कई मंजिला बिल्डिंगें होती थी, इसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग बैठते थे। अब आई वायरस सर्विसेज हो गई हैं, जिसमें सब कुछ सारे प्रश्नों के उत्तर रिकॉर्डेड हैं। आप कनेक्ट करते हैं, आप नंबर्स क्लिक करते हैं, आपके उसमें ऑप्शंस पूछे जाते हैं, क्लिक करते जाते हैं, आपको सारे उत्तर मिलते चले जाते हैं। तो पहला तो ये है कि कंज्यूमर के एंड पर ये बड़ा सहूलियत वाला हो गया। दूसरा ये है कि जो मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है या कंपनी है या कोई इकाई है, सबके लिए ये कॉस्ट इफेक्टिव और इफ़िशिएंट हो गया, ताकि उनकी इफ़िशिएंसी, उसकी प्रोडक्टिविटी, उनका आउटपुट ज़्यादा हो जाए। तो ये जो टेक बेस्ड ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, इनमें लगभग सब तरह के बिजनेसेस आते हैं, लेकिन उनके कौन से आयाम, कौन से एस्पेक्ट्स टेक्नोलॉजिकल हैं, कौन से आयाम ऑनलाइन हैं यानी इंटरनेट से कनेक्टिविटी के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आज हम समझने जा रहे हैं कि इसमें किस किस तरह की संभावनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। कुछ इशारा तो आप समझ ही गए होंगे। बात करते हैं सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जो कारोबार है उसके वातावरण के बारे में, जो एनवायरनमेंट है, जो फैसिलिटीज़ हैं, उनके बारे में एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं। वैसे तो हम सबको अपनी स्वॉट एनालिसिस करनी चाहिए। स्वॉट एनालिसिस को ये कहते हैं कि हमारी शक्ति क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, हमारी कमजोरियां क्या हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, अवसर क्या हैं, और साथ में जब भी कोई काम करने जाते हैं तो कुछ चुनौतियां, कुछ खतरे भी होते हैं, तो वो थ्रेट्स क्या हैं। तो ये जानना बेहद ज़रूरी है किसी भी उद्यमी को, किसी भी इकाई को, किसी भी कंपनी को, किसी भी समूह को, किसी भी संगठन को, और किसी भी बिजनेस की एनालिसिस। तो जब हम ऐसा करते हैं, तो जब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि टेक बेस्ड ऑनलाइन बिजनेसेस की अपॉर्चुनिटी ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों की समझ हमारे पास ज़्यादा होनी चाहिए। इसीलिए हमने प्रयास किया है कि पहले उसकी एक स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं, ताकि वहाँ के स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को हम जान लें, और तब हम ये तय कर सकें कि जो बिजनेसेस की अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, वो क्यों बन रही हैं और कैसे बन रही हैं, किन पैरामीटर्स पे बन रही हैं। तो चलिए कुछ पैरामीटर्स पर हम इसको अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसी भी कारोबार में अमूमन ये देखने में आया है कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐसा होता है कि बहुत से उद्यमी या बहुत से स्टार्टअप, बहुत से एंटरप्रेन्योर्स मैदान में आ जाते हैं, सिर्फ एक सपने के आधार पर कोई काम शुरू करते हैं, और उसकी लोकेशन की आइडेंटिफिकेशन राइट नहीं करते, बिजनेस का चयन सही नहीं करते, अपनी स्किल्स को भी सेलेक्ट ठीक ढंग से नहीं कर पाते, और दोनों का मिसमैच होता है। नतीजा ये होता है कि हर 3 साल में 90 से 95% जो स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो थक जाते हैं, हार जाते हैं और सरेंडर कर देते हैं, यानी ऐसे उद्यम बंद हो जाते हैं। तो ये ज़्यादा खतरनाक है बनिस्बत कि हम उसकी तैयारी बेहतर करें, समझ बेहतर विकसित करें, और बुनियादी जो रिसर्च है वो करके आगे बढ़ें, ताकि जहां हम काम शुरू कर रहे हैं उसके बारे में हमें समझ हो, जो काम हम शुरू कर रहे हैं उसके बारे में समझ हो, जो काम करना है उसके बारे में हमारी क्षमता कैसी है, हमारी समझ कितनी है, हमारी जानकारी कितनी है, और अगर कुछ कम है तो उसको दुरुस्त कर लिया जाए, ताकि आगे आने वाले यात्रा में कहीं कठिनाई ना आने पाए। अगर आती है तो उसका समाधान हमारे पास पहले से हो। और ये तब होगा जब इस तरह के वीडियोस को आप लगातार देखते, सुनते, अध्ययन करते हुए बुनियादी बातों को अपने पास नोट डाउन करेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी असफलता की दर घटेगी, उसकी संभावनाएं घटेंगी, और हमारी गुजारिश रहेगी ईश्वर से, ताकि वो आपको सफल करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, समझते हैं कि स्ट्रेंथ्स क्या हैं। जब हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी ताकत क्या है, हम आखिर उसका अध्ययन कर क्यों रहे हैं, उसमें ऐसी क्या शक्तियां हैं, क्या संभावनाएं हैं, क्या क्षमताएं हैं। तो जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की, तो सबसे पहली बात आती है
कि लार्ज इंडियन रूरल पॉपुलेशन, किसी भी कारोबार के लिए जो बेस है उसके चाहे प्रोडक्शन के पहले क्या हो या प्रोडक्शन के ड्यूरेशन का हो या पोस्ट प्रोडक्शन हो, कोई भी काम करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा है कि एक आबादी जो 60 से 70% आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, वो सबसे बड़ी ताकत किसी भी रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाने वाले कारोबार के लिए है, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो या किसी तरह की या डिमांड एंड सप्लाई की बात हो। तो सब जगह ये पॉपुलेशन बहुत रोल प्ले करती है। बहुत से देश प्रोड्यूसर बहुत अच्छे हैं लेकिन उनके यहाँ आबादी बहुत कम है, इसलिए खपत उनके यहाँ कम होती है, इसलिए उनकी निगाह भारत जैसे देश में है, क्योंकि अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन चुका है। दूसरा जो अगर स्ट्रेंथ के रूप में देखें तो गुड गवर्नमेंट सपोर्ट। कुछ दशक पहले या कहें 1 दशक या 2 दशक पहले तक इतनी ज़्यादा सरकार की योजनाएं नहीं थी, क्योंकि आर्थिक उदारीकरण के बाद सरकार की खजाने की सेहत भी बेहतर हुई है। नतीजा ये हुआ है कि सरकार का ध्यान अब बढ़ती हुई अपॉर्चुनिटीज़ को इनकैश करने की तरफ गया है और पूरी दुनिया की निगाहों के मद्देनज़र सरकार ने भी बुनियादी सुविधाओं, बुनियादी संसाधनों और जो इंफ्रा है उसमें बहुत काफ़ी सुधार किए हैं। तो इसलिए जो गवर्नमेंट सपोर्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हमारी 2 बनती हैं। और तीसरी ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। बहुत से ऐसे कारोबार हैं, जैसे अगर आप देखें तो तकरीबन ग्रामीण क्षेत्रों में 60 से 70% तो कृषि पर आधारित कारोबार है और कृषि का जो उत्पादन होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, यानी कि कृषि की उपज का जो रॉ मटेरियल है वो हमको ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी सहूलियत है मिलने में, सस्ती दर पर भी मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन ईजी है, कलेक्शन हम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा एरिया खेती से जुड़ा हुआ है और किसान खेती से जुड़े हुए हैं। तो रॉ मटेरियल के तौर पर अगर एग्रीकल्चरल कच्चे माल के तौर पर देखें तो ये है। अगर आप कपास का उत्पादन देखें तो अगर धागे की इंडस्ट्री है, कोई काम करती है तो कपास बहुत ज़्यादा उत्पादन खेत में होता है। अगर आप कपड़ों की बात देखें, हैंडीक्राफ्ट में देखें तो उसका उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रों में ही हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी हुई जो आर्टिजन्स हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। तो इस तरह के बहुत से काम हैं जिनका बुनियादी जो रॉ मटेरियल है वो ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित होता है या उपलब्ध होता है, तो इसलिए इस काम में ज़्यादा सरलता है। दूसरी बात करें अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर, क्योंकि आबादी ज़्यादा है और बहुत सारी सुविधाएं अभी तक नहीं पहुंच पाई थी, तो शिक्षा गुणवत्ता में उतना सुधार नहीं हुआ, इसलिए बहुत बड़ी तादाद में जो लोग पलायन नहीं कर पाए वो ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध हैं और उनके मैन आवर्स जो वर्किंग आवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा खाली रहते हैं, उनकी उपलब्धता बहुत ज़्यादा है और उनमें जो उनकी नई जनरेशन्स हैं जो खेती से तो नहीं जुड़ी हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में परिस्थिति जन्य कारणों से रहने के लिए बाध्य हैं, उनके पास अवसर तो मिल रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी मैन पावर भी बहुत उपलब्ध है। यानी संख्या बल श्रम के तौर पर हमारे पास बहुत उपलब्ध है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसका सदुपयोग किया जा सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, जब भी कोई इंडस्ट्री या कोई कारोबार या कोई बिजनेस करते हैं तो उसका जो बेस हम बनाते हैं, जो उसका बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसके लिए पर्याप्त जमीन की उपलब्धता होनी चाहिए और ये ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त है और साथ में वो सस्ती भी मिलनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा लैंड खरीद सकें किसी भी कारोबार के करने और उसके एक्सपेंशन के लिए ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत होती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती और सुलभ ज़मीन के अवसर भी हैं, चूँकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पहले सख्त थी ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमों को लगाने में, अब सरकार ने भी बहुत सी सहूलियत दी हैं, प्राथमिकताएँ दी हैं, यहाँ तक कि लैंड खरीदने में जो रजिस्ट्री है उसमें रियायतें भी दी हैं और बहुत तरह के ऐसे लुक्रेटिव ऑफर्स भी गवर्नमेंट दे रही है ताकि अब उद्यमी न केवल भागीदार हो सकें बल्कि सरकार की भी आवश्यकता है, क्योंकि रोजगार सरकारी क्षेत्र में उतने बड़े पैमाने पर दिया नहीं जा सकता। तो अब जो स्वरोजगार के क्षेत्र में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जो बिजनेस करने आ रहे हैं, उन सबको ज़्यादा अवसर दिया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार क्रिएट करें और लोगों को मौका दे सकें और जो बेरोजगारी के संकट हैं उससे समाधान भी हासिल हो सके। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। उसके बाद यह आती है कि जब टेक बेस्ड ऑनलाइन बिजनेसेस की बात करते हैं तो उसमें इंटरनेट की उपलब्धता बहुत ज़रूरी है और अब पूरे देश में लगभग शायद ही कोई ऐसी ग्राम पंचायत होगी जहां पर अब इंटरनेट का फाइबर, वो भी फाइबर ऑप्टिक्स का, पहुंच ना गया हो। हाँ, कुछ जगहों पर एक्टिवेट हो गया है, कुछ जगहों पर एक्टिवेट किया जाना है और भारत सरकार ने इस बात की अनाउंसमेंट की है कि 2024 तक पूरे देश के जितने भी पंचायतें हैं वो पूरी तरह से इंटरनेट की कनेक्टिविटी के साथ होंगी और इतना ही नहीं, वहां पर वाईफाई भी फ्री उपलब्ध कराया जाएगा गांव वालों के लिए, क्योंकि अगर वो टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे और डेटा उनको मिलेगा तो वो कंज्यूम करना शुरू कर देंगे और ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो नतीजा ये होगा कि जो टेक बेस्ड ऑनलाइन बिजनेसेस हैं उनको फ्लरिश करने में मदद मिलेगी और वो तेज़ी से बढ़ पाएंगे। अगर आप देखें तो अभी जो आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो एंड्रॉयड फ़ोन हैं उनकी खपत हुई है, पिछले कुछ 5 से 10 सालों के बीच में सबसे ज़्यादा रीच हुई है और अभी सबसे ज़्यादा अगर देश में डेटा कंज्यूम हो रहा है तो ग्रामीण भारत में हो रहा है और ये बहुत बड़ी बात है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, डेटा का कंजम्पशन कर रहे हैं।
अब थोड़ा उनकी आदतों में परिवर्तन भी हो रहा है उससे, और इससे वो टेक बेस्ड ऑनलाइन बिजनेसेस में इंटरेस्ट भी लेने लगे हैं। बहुत से गांव में अगर हम देखें तो ई कॉमर्स की सर्विसेज भी शुरू हो चुकी हैं। बहुत से गांव में बहुत तरह के जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें इजाफा बहुत बड़ा हुआ है, यानी कि लोग अब ऑनलाइन टेक बिजनेसेस की तरफ उनका मानस बन रहा है। अभी कितना बना है ये तो नहीं, लेकिन बन रहा है। तो इसलिए हम इसको एक स्ट्रेंथ के तौर पर देखते हैं। तो ये कुछ बुनियादी जो मेजर बातें हैं, वैसे तो ऐसे बहुत से विषय होंगे, लेकिन अभी मोटे मोटे एक कुछ ऐसे पैरामीटर्स हमने जांचने के लिए लिए हैं कि वो हमारी ताकत को दर्शाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में टेक बेस्ड ऑनलाइन बिजनेसेस की संभावनाएं इन बुनियादी स्तर पर हम देखते हैं कि संभावनाएं प्रबल हैं। लेकिन जब भी हम स्ट्रेंथ देखते हैं तो हमें वीकनेस की तरफ भी, यानी अपनी कमजोरियों की तरफ भी ध्यान ले जाना जरूरी है। तो अब बढ़ते हैं कमजोरियों की तरफ। तो ये वो वीकनेसेस हैं जो अभी तक बरकरार हैं। सुधार भले दिख रहा होगा, लेकिन जितनी जरूरत होती है, जैसे किसी गाड़ी को चलाने के लिए सभी उसके पहिए, अगर वो 4 पहिया वाहन है तो चारों पहियों का मजबूत होना, ठीक होना, पूरी हवा होना और उनका चलायमान होना बेहद जरूरी है। अगर एक भी पहिया बैठता है तो पूरी गाड़ी बैठ जाएगी। यानी 3 तो ठीक थे, 75% तो परफेक्शन था, लेकिन 25% की गड़बड़ी के कारण पूरी की गाड़ी निगेटिव हो गई और नकारात्मक रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। इसलिए कमजोरी कोई छोटी भी हो सकती है, लेकिन किसी भी उद्यम के लिए, किसी कारोबार के लिए, किसी बिजनेस के लिए वो बड़ी घातक सिद्ध हो सकती है। इसलिए वीकनेसेस को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक बार स्ट्रेंथ अगर इग्नोर हो जाए तो शायद कुछ सर्वाइवल आसान होगा, लेकिन वीकनेस के तौर पर अगर कोई नजर आता है तो उसको बहुत ध्यान से देखकर, समझकर, जानकर सुधार करना बेहद जरूरी है। और ये सरकार को भी समझ में आ रहा है और सारे उद्यमी को भी समझ में आ रहा है, और हम सब मिलकर इसके सुधार की दिशा में प्रयास भी कर रहे हैं। तो वीकनेसेस के तौर पर अगर हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं तो क्या दिखता है? लैक ऑफ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हुआ है, लेकिन हर जगह टेक बेस्ड ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए जिस तरह का इंफ्रा की जरूरत है उसकी कमी है। तो इसलिए अगर कोई बहुत फेवर करता है तो वो बुरा ना माने, और जो बहुत सकारात्मक है वो ये भी ना समझे कि अवसर नहीं। हम दोनों के बीच की बात कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बड़ा है, लेकिन जिस तरह के टेक बेस्ड इनेबल्ड बिजनेसेस की जरूरत है, उनको जो रिक्वायरमेंट होती है उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। दूसरी बात आती है लैक ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। कोई भी जो टेक बेस्ड बिजनेस होता है उसका कुछ काम जरूर फिजिकल होता है, तो उस फिजिकल नेटवर्क के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के जरिए काम करता है। और अगर वो बहुत स्मार्ट, बहुत तेज, बहुत बेहतर नहीं होगा तो काम करना मुश्किल होगा। एक उदाहरण से मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे अगर आप कुरियर से कुछ भेजना चाहते हैं तो कोई भी कुरियर कंपनी, कुछ ऐसे पिन कोड हैं जो मेट्रो सिटीज के हैं, उनमें वो 1 से 2 दिन में डिलीवरी करने का दावा करती है। लेकिन जहां रूरल एरिया या इंटीरियर्स आते हैं वहां पर वो तुरंत सरेंडर कर देते हैं कि साहब ये 1 से 2 दिन में पहुंचाना संभव नहीं, 1 हफ्ते न्यूनतम किसी भी प्रोडक्ट की डिलीवरी करने का उनको चाहिए। वो क्यों चाहिए? इसी कारण से कि ये जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो वीक है, क्योंकि जब तक एक पर्टिकुलर प्रॉफिटेबल क्वांटिटी नहीं होती तब तक कोई मूवमेंट नहीं होता। किसी एक गाड़ी को जाना है, उदाहरण के लिए सवारी की गाड़ी है, अगर आप शहरों में देखें तो आप हर 2 मिनट पर एक मेट्रो आपको मिल जाती है एक ही रूट पर, हर 5 मिनट में आपको नई बस मिल जाती है एक ही रूट पर, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में शायद दिन में एक बार चलती होगी। तो ये जो नेटवर्क है ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और इसका इंप्रूवमेंट दोनों हैंड इन हैंड चलने वाले मामले हैं, अन्योन्याश्रित हैं कि एक दूसरे पर निर्भरता है। जब तक कारोबार नहीं बढ़ेगा तब तक ये नेटवर्क नहीं बढ़ेगा। बिना कारोबार के बढ़े नेटवर्क के सस्टेनेबिलिटी का एक बहुत बड़ा संकट है, इसलिए ये एक दूसरे पर निर्भर है। तो ये जैसे ही हम नए काम शुरू करते हैं ये नेटवर्क बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे पहले कुछ दशक पहले तक ट्रैक्टर को एडवांस बुक करना पड़ता था, काफ़ी समय लगता था, तब हमें डिलीवरी होती थी। लेकिन अब हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी जितने भी ऐसे आउटलेट्स हैं वहाँ पर उनके पास स्पेयर में बहुत सारे ट्रैक्टर रहते हैं। आप सिर्फ पेमेंट करें, भुगतान करें, हिसाब करें और गाड़ी तुरंत के तुरंत आपको डिलीवर हो जाती है। ऐसे ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में हुआ, अब हर जगह उपलब्धता है। तो ये जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इम्प्रूव तो हुआ है, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि जितने अवसर हैं, जो संभावनाएं हैं, उनको इनकैश करने के लिए यहाँ पर सुधार की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है और आवश्यकता भी। दूसरा आता है लो कंजम्पशन लेवल। बहुत बड़ी चिंता की बात है कि ग्रामीण क्षेत्र जो है अभी तक कृषि प्रधान ही रहा है, और कृषि में लोग बाजार पर निर्भर कम रहे हैं। अभी जो निर्भरता भी हुई है वो रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों या उससे जुड़े हुए जो यंत्र हैं, छोटे छोटे उपकरण हैं खेती के, उनकी निर्भरता बाजार पर ज़्यादा है। बाकी वो छोटी लोकल मार्केट से ही उनका कंजम्पशन है, बड़े लेवल पर खर्चा उनका नहीं होता। दूसरा क्या हुआ कि लागत बढ़ती चली गई, खेती की आमदनी कम होती गई, तो किसानों की जो आर्थिक स्थिति में जो व्यापक सुधार होना चाहिए था उतना बड़ा सुधार हुआ नहीं। ये एक बड़ा कारण रहा कि उनका कंजम्पशन का लेवल बहुत लो है। अभी तक वो उसी तरह से बात हो गई कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति है, इसलिए उससे वो जद्दोजहद चल रही है। उस पर भारत सरकार ने
प्रयास किया है कि उनकी आमदनी टेक्नोलॉजी के इनेबलमेंट के साथ, कि कैसे आमदनी बढ़े, कैसे उनकी उपज बढ़े, कैसे उसमें किफ़ायत हो, कैसे उसमें और आइडिएशन और टेक्नोलॉजी के साथ में नई जो इनोवेटिव तरीके हैं उनको इंटीग्रेट करके उनका उत्पादकता भी बढ़ाया जा सके, उनके मल्टीपल पॉइंट पर प्रॉफिट्स बढ़े, ताकि उनके पास आर्थिक स्थिति सुधरे और उनका कंजम्पशन लेवल भी सुधरे। और इस दिशा में अगर उनकी सुधार होता है तो पूरे जो तंत्र है उसका सुधार होता है। और शायद यही एक कारण है कि किसान सम्मान निधि के जरिए कोरोना के बाद भारत सरकार ने कोशिश की है कि कृषि क्षेत्र में जो काम करने वाले कामगार किसान हैं उनके पास पूंजी पहुंचे, और उनके पास पूंजी पहुंचेगी तो पूरा बाजार एक रोटेशन में आएगा और पूरा आर्थिक जो तंत्र है वो दौड़ेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और चूंकि जो प्रोडक्शन होना है या सर्विसेज हैं, अगर उनका कंजम्पशन नहीं होगा तो दिक्कत होगी। जैसे मोबाइल कंपनियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ा बाजार बन गया, क्योंकि उनका मोबाइल की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है, इसलिए मोबाइल के आउटलेट्स बहुत खुले हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। उनके मोबाइल के कंजम्पशन के कारण मोबाइल की रिपेयरिंग की जरूरत बढ़ी है, तो रिपेयरिंग की दुकानें बहुत बढ़ी हैं, इससे रोजगार बहुत बढ़े हैं। और साथ में डेटा की सर्विसेज भी ग्रामीण क्षेत्र में डिमांड बढ़ी है, तो इसलिए वहाँ पे नेटवर्क भी बढ़ा है, प्राइवेट कंपनीज की दखल भी हुई है और उनको बहुत तरह के ऑफर्स भी मिल रहे हैं और प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। यानी ये सब आपस में जुड़ा हुआ है, जैसे एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज भी साथ के साथ बढ़ती है। अब बात आती है जो वीकनेस के तौर पर देखते हैं वो लेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। चूंकि जब बाजार कम है, संभावनाएं हैं, लेकिन उसमें भागीदार कम हैं, तो आवश्यकताएं भी कम हैं, क्योंकि R&D पर सबसे ज्यादा का पैसा खर्च होता है। और जब हम कंज्यूमर्स का मार्केट बहुत छोटा होता है, कंजम्पशन लेवल बहुत लो होता है, तो कोई भी ऐसी इकाई, चाहे वो खुद सरकारी ही क्यों हो, न हो, कि वो ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज पर ज्यादा पैसा खर्च करने से बचती है। तो जब पैसा कम खर्च होगा तो ऐसे नवाचारी काम भी कम होंगे, जब ऐसे काम कम होंगे तो डिमांड अपने आप ही कम है। तो पहले डिमांड बढ़े तो सप्लाई बढ़े, या सप्लाई बढ़े और उसकी प्रमोशन के साथ डिमांड बढ़े, तो दोनों ही बात हो सकती है। ठीक वैसे ही जैसे कभी हमारे भारत में चाय नहीं पी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे चाय कंपनियों ने चाय का प्रमोशन किया और डिमांड इतनी बढ़ती गई कि हम अब शायद ही कोई घर होगा जिसके चाय का उपभोग न होता हो। कुछ इसी तरह से अगर हम देखें तो बहुत ऐसे उत्पाद हैं जो हमारे कंजम्पशन के लिए ज़रूरी बन गए, जैसे पानी, बॉटल्ड वाटर हमारे देश में नहीं पिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे कंपनी का प्रचार और उसकी उपलब्धता और सिचुएशन तीनों मिलती चली गई, और आज शायद ही हमारा कोई भी परिवार जो है उसका बॉटल्ड वाटर के बिना काम चलता हो। भले ही साल में 2 ही बार क्यों ना लेता हूँ, लेकिन लगभग हर परिवार या हर व्यक्ति की ये ज़रूरत बन गई है। तो इस तरह से डिमांड एंड सप्लाई बढ़ती है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद जो दूसरी चुनौती है वो लैक ऑफ स्किल्ड ट्रेन्ड मैन पावर। लोग तो बहुत उपलब्ध है, लेकिन उनमें स्किल सेट की कमी है, उनकी जो प्रॉपर ट्रेंड अलग अलग सेक्टर में जिस तरह की जरूरत है उस तरह के ट्रेंड लोग नहीं है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में एक डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। उस डिफेंस कॉरिडोर में बहुत तरह की कंपनियां डिफेंस के लिए, यानी रक्षा के लिए, देश की सेना के लिए बहुत तरह के उपकरण बनाएंगे, लेकिन उनके लिए स्किल्ड मैन पावर उन ग्रामीण क्षेत्रों में जो उस कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं वहां पर उपलब्ध नहीं है। अब उनकी उपलब्धता होने से ये डिफेंस कॉरिडोर ज्यादा फ्रूटफुल हो जाएगा और बहुत तेजी से विकसित होगा, और उसके लाभ, बहुआयामी लाभ जो है वो समाज को भी, सरकार को भी और देश को भी मिलेंगे। तो इसकी बहुत जरूरत है। अब उस दिशा में सरकार भी ध्यान दे रही है। स्किल डेवलपमेंट मिशन या तमाम तरह के ऐसे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं जिनके जरिए मैन पावर को स्किल्ड करने, उनको ट्रेन करने, उनको अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। तो एक गैप है, वीकनेस के तौर पर हम देखते हैं स्वॉट एनालिसिस में। अगला जो गैप है वो है लैक ऑफ एम्पल एंड्रॉयड एंड iOS मोबाइल फोन्स। लोग फोन तो इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं और खपत भी बहुत हुई है, लेकिन आबादी के अनुपात में एंड्रॉयड और iOS फोन कम है। सिंपल फोन जो है उनका ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनकी मेमोरी कम है या जिनका जो है प्रोसेसिंग कैपेसिटी कम है, जिनकी रैम कम है। तो बहुत तरह के जो टेक इनेबल्ड ऑनलाइन बिजनेसेस हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके ऑपरेशन के लिए उसकी कैपेसिटी का ज़्यादा होना बेहद ज़रूरी है। और चूंकि ये कम है तो इस दिशा में एफर्ट ज़रूरी है, और इसमें अगर काम होता है तो इसका फ़ायदा भी उस तरह के बिजनेसेस को ग्रो करने, उस तरह के आइडियाज़ को ज़मीन पर उतारने में मदद मिलेगी। और उसके बाद आती है कनेक्टिविटी इशू। ठीक है कि फाइबर ऑप्टिक्स और नेटवर्क पूरे देश में हर तरफ फैल गया है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा जो डिसकनेक्टिविटी बार बार फेस करनी पड़ती है। तो ऐसे में जो कंज्यूमर है या जो यूज़र है, अगर टेक बेस्ड ऑनलाइन बिजनेस कोई शुरू होता है तो अगर वो डिस्टर्बेंसेस बनी रहती हैं, हिंड्रेंसेस बनी रहती हैं, तो उसका अटेंशन कम होता है, उसका फोकस कम होता है, उसकी कनेक्टिविटी ब्रेक होती है और उसको बढ़ाने में दिक्कत आती है। तो अब इसको भी स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है ताकि इस तरह के बिजनेसेस को फ्लरिश होने में
मदद मिल सके और ये कमजोरियां दूर करना बेहद जरूरी है। अब जब स्वॉट एनालिसिस करते हैं तो अपॉर्चुनिटी की भी बात करनी जरूरी है। हमने कमजोरियों की तो बात की, शायद सुनने वाले बहुत सारे चिंतित भी हो सकते हैं, लेकिन अवसर कितना बड़ा है। पूरी दुनिया हमारी तरफ आखिर देख क्यों रही है? पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे भारत के ग्रामीण जो व्यवस्था है उसकी रिसर्च कर रही हैं। उसके उसमें उन्होंने बुनियादी बहुत सारे ट्रायल इनिशिएटिव्स किए हुए हैं, बहुत तरह के ऐसे पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं ताकि वो समझ सके कि इस मार्केट में कैसे दखल दे करके इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हासिल किया जाए। तो सबसे पहले है कि ग्रोइंग इनकम लेवल, यानी कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस या कोई भी बिजनेस जब उतरता है, जब उसकी डिमांड बढ़ती है, तो डिमांड जुड़ी हुई है किसी की इनकम से, यानी आय से। तो जब व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसके साथ ही संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे देश की जो बहुत बड़ी आबादी है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, वो खेती से भी उसकी आय बढ़ रही है और अन्य तरह के जो सहायक इकाइयां हैं या अवसर हैं या सरकार की योजनाओं से अवसर मिल रहे हैं, उनसे उनकी इनकम में वृद्धि देखने को मिल रही है। ये आंकड़े भी बता रहे हैं और बुनियादी स्तर पर बदलाव देखने को मिल रहा है। अब दूसरी बात आती है इंक्रीजिंग रूरल कंजम्पशन। जैसे ही इनकम बढ़ता है, आमदनी बढ़ती है, उसके साथ में कंजम्पशन यानी आपकी ज़रूरतें बढ़ने लगती हैं और उन ज़रूरतों पर आपका खर्च बढ़ने लगता है। ये दोनों ही चीज़ बताते हैं कि कारोबार बढ़ रहा है। और जब ये होता है तो चेंज इन रूरल कंज्यूमर बिहेवियर, क्योंकि अभी तक चूंकि डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही लोअर साइड में थी, क्योंकि लोगों की डिमांड इसलिए नहीं थी क्योंकि पैसे नहीं थे, और जब दोनों ही चीज़ नहीं थे तो वहाँ सप्लाई आने का सवाल ही नहीं। तो इसलिए बहुत तरह के संसाधन, बहुत तरह की तकनीक, बहुत तरह के उपकरण, बहुत तरह के अवसर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मिलते थे क्योंकि उसकी डिमांड नहीं थी। अब उनके बिहेवियर में बदलाव आ रहा है क्योंकि आमदनी बढ़ी, उनका कंजम्पशन बढ़ा, तो उनकी ज़रूरतें भी बढ़ी हैं, इसलिए उनके स्वभाव में भी बदलाव आ रहा है। वो निर्णय लेने के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। जब ये बदल रहा है तो इंक्रीजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, क्योंकि अब कंपनीज को, सरकार को, सबको समझ में आ रहा है, इसलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। जब इंफ्रा की बात करते हैं तो सड़कों के संजाल की बात भी करेंगे, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम बिजली की उपलब्धता की बात करेंगे, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वेयर हाउसेज की बात भी करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के लिए वेयर हाउसेज बहुत ज़रूरी हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए गुड्स कैरियर बहुत ज़रूरी हैं, इसके लिए सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ में गवर्नमेंट की पॉलिसीज, यानी हर जगह पर एक बदलाव देखने को मिल रहा है और वो पॉजिटिव रूप में जा रहा है। चेंजिंग इन ट्रेडिशन, जो परंपरागत अवधारणा या काम के तौर तरीके होते हैं, जब ये सब बदलता है तो खुद ब खुद अपनी बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकलते हैं और नई सोच के साथ, नए तौर तरीकों के साथ बाहर आते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने अब सब ऑनलाइन करना शुरू कर दिया। जैसे अगर आप इनकम टैक्स की बात करें तो सब ऑनलाइन है, जीएसटी आ गया पूरे देश में, एक कर व्यवस्था लागू हो गई, वो सब ऑनलाइन हो गई। अब उसमें बार बार जो इंस्पेक्टर राज था उसकी बाधाएं समाप्त हो गई। जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है उसमें जो बाधा आती थी, कोई भी इनिशिएट करता है तो उसको पहले ही बहुत तरह के कंप्लाइंसेस में फंसना पड़ता है, तो उन सब में 3 साल से 5 साल तक की सहूलियत दी गई है। और उसके साथ में सरकार दिन ब दिन और तरह की सहूलियत लेके आ रही है। बहुत तरह के फंड्स दिए गए हैं, क्योंकि आर्थिक चुनौती आती है तो वो फंड्स मिलने शुरू हो गए, चाहे एआईएफ का हो, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो, या ऐसे मुद्रा लोन, या बहुत तरह की ऐसी स्कीम्स हैं जो अब सुलभ हो गई हैं और लोगों को आसानी से मिलती हैं। साथ में उनको भी ऑनलाइन कर दिया गया है ताकि आप बहुत के दफ्तरों की दौड़ लगाने की आवश्यकता आपको ना हो। आप अपने स्थान पर बैठ करके लैपटॉप या मोबाइल से या सिस्टम पे बैठकर आप उसको फिल करें, आपका काम हो जाए। फसाई लाइसेंस जो किसी भी खाद्य बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है वो ऑनलाइन हो गया है, सीधे अप्लाई करिए और सीधे आपके घर में डिलीवर होता है। तो ये जो बीच की अड़चनें थी वो दूर हो रही हैं। यहाँ तक कि पैसे का लेन देन भी अब ऑनलाइन हो गया है। तो आप स्वैप करते हैं या आप एक एपीआई के, यूपीआई के ज़रिए आप पेमेंट करते हैं, या आप सिर्फ मैसेज करते हैं और पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। मोबाइल बैंकिंग आ गई, इंटरनेट बैंकिंग आ गई, तो उसके ज़रिए काफ़ी सहूलियतें हुई हैं। डिसीजन लेना, निर्णय करना, काम करना आसान हो गया है। आपके काम के घंटे बढ़ गए हैं क्योंकि घरों में बिजली पहुँच गई है। पहले बिजली नहीं होती तो लालटेन में या दीपक में काम होता था, तो ऑनलाइन टेक बिज़नेस क्या ही बढ़ेंगे। अब तो चूँकि ये बदलाव आया है तो इससे एक बड़े परिवर्तन की बयार भी देखने को मिल रही है। और इसके साथ में जो सबसे बड़ी बात बढ़ी है वो डेवलपमेंट इन रूरल कम्युनिकेशन, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो बात से दुनिया बदल सकती है, और संवाद किसी भी बदलाव या किसी भी पहल या किसी भी निर्णय के लिए बुनियादी शर्त है। और ये तब होता है जब परिस्थितियां बदलती हैं और मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है, और मनुष्य को जब अवसर मिलते हैं तो उन सबको पूरे हाथ खोलकर उनको अपने हाथों में खींचने की कोशिश करता है। और चूंकि ऐसा हो रहा है, इसलिए एक बहुत बड़ा अवसर ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे उद्यमियों के लिए, कंपनीज के लिए, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और जिनको भी लगता है कि वो गांव से दूर होकर थोड़ा कठिनाई में आ गए हैं, वो गांव में वापस लौटकर अपने कारोबार का एक्सपेंशन कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं
और सबसे बड़ी बात है, कोरोना के दौरान जिस तरह से ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम इंक्रीज किया है, जिसमें एक अवधारणा भी बदली है, लोगों का अभ्यास हुआ है, उसने वर्क फ्रॉम होम के भी अवसर दिए हैं, चूंकि अब इंटरनेट पहुंच चुका है। तो अब जो लोग मजबूरी में पलायन करके गांव से शहर में आए थे, अब वो अपने गांव में आराम से बैठकर अपने जरूरी काम निपटाते हुए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए, जीवन के आनंद को लेते हुए पूरी दुनिया से जुड़ करके कारोबार कर सकते हैं। चाहे वो सॉफ्टवेयर बिजनेस हो, चाहे और तरह की सर्विसेज हों, चाहे ई कॉमर्स का कोई भी सर्विसेज अब ग्रामीण क्षेत्रों में बैठकर दी जा सकती हैं। और यही कारण है कि जोहो जैसी कंपनी, जिसने गूगल, आईबीएम और माइक्रोटेक जैसी कंपनियों को चुनौती उसने दी, अब वो न केवल सिलिकॉन वैली से उसने पलायन किया और वो पहुंच गई चेन्नई के गांव में। तो ये एक बहुत बड़ी परिवर्तन की बात है और ये उदाहरण प्रस्तुत करता है कि ग्रामीण क्षेत्र जो भारत के हैं वो मजबूत हो रहे हैं और टेक बेस्ड ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए मुफीद साबित होते हैं, क्योंकि उससे एक साइक्लिक चेंज आता है और उसमें सबका फायदा है। कर भला तो हो भला। तो इस दिशा में हम अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल देखते हैं और आप सभी इसमें तलाश करने की, समझने की कोशिश करें। अब बढ़ते हैं, जब स्वॉट एनालिसिस करते हैं तो थ्रेट की बात बेहद जरूरी है। किस तरह के खतरे आने वाले हैं जब भी कोई कारोबार करते हैं, तो क्या चुनौती है, क्या खतरे हैं, क्या मुश्किलें आ सकती हैं, कहाँ अवरोध आ सकते हैं, कौन से बॉटलनेक्स हैं, कि कौन से चुनौतियां होंगी जो हमारे पूरे काम के लिए मुसीबत बन सकती हैं। इन थ्रेट्स को समझना बहुत जरूरी है। तो बात करते हैं थ्रेट्स की। ग्रे मार्केट भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सबसे बड़ा संकट है। कोई भी जब काम करते हैं तो उसमें मुकाबले के तौर पर फेक, जैसे वेबसाइट्स भी फेक हो जाती हैं, प्रोडक्ट्स भी फेक आ जाते हैं, ब्रांड भी फेक आ जाते हैं, छोटे मोटे बदलाव करके। तो ये ग्रे मार्केट बहुत बड़ी चुनौती है किसी भी कंपनी, किसी भी इनोवेटर, किसी भी स्टार्टअप, किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए। तो इस ग्रे मार्केट से मुकाबला करना बेहद ज़रूरी है और इसके लिए जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको सक्रिय होना पड़ेगा। और इसके लिए भी अब जैसे साइबर जो क्राइम हो रहे हैं वो भी बहुत बढ़े हैं, तो उनसे भी बचने के जरिए पूरे एक लॉ इन्फोर्समेंट जो सिस्टम है उसको बड़ा मजबूत करना पड़ेगा, ताकि हमारे किसी भी उद्यमी के लिए, किसी भी स्टार्टअप करने वाले के लिए जो भविष्य की चुनौतियां हैं उनका समाधान हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा है पूरा नॉलेज नेटवर्क, या इन मार्केट जो है वो पूरा नॉलेज किसी भी काम के बारे में, या जो पूरी दुनिया में तब्दीली हो रही है उसके बारे में बहुत अच्छी समझ नहीं है। समझ में विकास हुआ है लेकिन अभी पुअर है। तो ये एक बड़ा खतरा है कि जो है कम जानकारी जो है बहुत बड़े खतरे को दावत देती है। तो इसलिए इसमें तब्दीली के लिए हमें एक बड़े व्यापक जन जागरूकता अभियान की ज़रूरत है। लोकल हिंड्रेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे बाहुबली लोग हैं, धनबली हैं, या इस तरह के जो लोकल गुंडे हैं, माफिया हैं, उनकी वजह से बहुत तरह के ऐसे रंगदारी हो वसूली की जाना, या उनसे उनके काम को रोक देना, या लोगों को रोक देना, या कोई सप्लाई रोक देना, बिजली काट कर देना, या पानी की सप्लाई रोक देना, या किसी भी तरह के जो लोकल स्थानीय जो अवरुद्ध करने वाले लोग हैं, ऐसे जो वेस्टर्न इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, ऐसे समूह या ऐसे लोग खतरा हैं। वो एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पूरे देश में ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम घटनाएं आए दिन होती हैं। इसके लिए बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने कारोबार को पूरे मैच्योर करने से पहले ही समेटना पड़ जाता है। या लोकल पॉलिटिक्स भी है, तो वो सब इस दायरे में आती है। तो हमें इसको समझना है और इसके भी समाधान के लिए एक आधारभूत ढांचे की जरूरत है। पुअर इन ब्रांड अवेयरनेस, अभी जब भी कोई ब्रांड आता है तो उसकी साख, उसकी पहचान उसके नाम के साथ जुड़ी होती है और वही आधार होता है उसकी सर्विसेज का। क्योंकि ग्रे मार्केट है इसलिए सस्ते मिल जाते हैं, उसी नाम से मिलते जुलती चीज़ें मिल जाती हैं, तो लोग उसको ऑप्शनल देख करके खरीद लेते हैं। तो कई बार ग्रे मार्केट बहुत तेजी से फैलता है और जो असली प्रोडक्ट है वो पड़ा रह जाता है, या सर्विसेज पड़ी रह जाती हैं, तो वो कंप्लीट नहीं कर पाते। इसी तरह से प्राइस कॉन्शियसनेस भी है। जो ग्रामीण जो क्षेत्र के कंज्यूमर्स हैं उसमें कॉन्शियसनेस बहुत है प्राइस को लेकर, सस्ता खरीदने के पक्ष में रहते हैं, या बहुत इजीली अवेलेबल हो जाए, या थोड़ा जुगाड़ से अवेलेबल हो जाए, एग्जैक्ट कोई कॉस्टिंग उनको ना खर्च करनी पड़े। तो ये एक जो उनकी समझ है, तो वो एक कारण बनती है कि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं वो ठीक से अपने आप को लॉन्च नहीं कर पाती, अपने आप को पोजीशन नहीं कर पाते, अपने आप को ग्रो नहीं कर पाते। तो इसलिए यहाँ पर भी एक हम इसको भी थ्रेट के तौर पर देखते हैं। और हम जब भी पॉलिसी बनाएं तो अपने प्रोडक्ट के सर्विसेज बनाएं तो इसका ध्यान बहुत रखें, ताकि अफोर्डेबल रेट्स, अफोर्डेबिलिटी के साथ प्रोडक्ट जो है या सर्विसेज हम रूरल कंज्यूमर्स को दे पाएं। उनके जब हम सोचते हैं तो अर्बन से बिल्कुल अलग अप्रोच है, तो उसका ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि डिफिकल्ट टू प्रोडिक्ट रूरल कंज्यूमर बिहेवियर, व्यवहार में जो स्वरूप है उसको समझना भी थोड़ा मुश्किल काम है, यानी सामाजिक चुनौती बहुत बड़ी है।
ये भी एक थ्रेट के तौर पर देखते हैं कि जो लोग किसी सर्वे के दौरान बोलते हैं व्यवहार में वो नहीं होता। तो ये तो डुअल ऐसे सोचने के तरीके हैं वो देखने को मिलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कि वो मौका देख करके ही अपनी बात बोलते हैं। विभिन्न परिस्थितिजन्य कारणों से ऐसा स्वभाव लोगों को बना है, लेकिन ये किसी भी कारोबार के लिए, किसी बिजनेस के लिए, किसी एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसको भी हम देखते हैं कि सर्वे कई बार वो परिणाम ठीक नहीं देता और हमारी प्लानिंग उस सर्वे के आधार पर होती है जिसके परिणाम ही ठीक नहीं है। तो स्वाभाविक है कि परिणाम अंतिम रूप से तो ठीक नहीं ही आएंगे। और अगली बात है वो डिफिकल्ट टू फोकस ऑन कंज्यूमर सेगमेंट। सेगमेंटाइजेशन करना भी मुश्किल है क्योंकि बड़ा मिक्स मैच टाइप का जो उनकी यूजेस हैं, यूटिलाइजेशंस हैं, तो उस वजह से किसी एक सेगमेंट को तय करना बड़ा मुश्किल होता है। डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो कोई भी चीज़ को सेगमेंटाइज करना, थोड़ा वर्गीकरण करना मुश्किल होता है। तो ये एक थ्रेट्स हैं, चुनौतियों के तौर पर हम देख सकते हैं, डिफिकल्टीज़ हैं, मुश्किलें हैं, लेकिन मिल करके जब हम काम करते हैं तो वो पूरा एक इम्प्रूवमेंट होता है और एक चारों तरफ में इम्प्रूवमेंट होता है, किसी एक काम में नहीं बल्कि हर डायमेंशन इम्प्रूव करता है। तो उस पर बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये हमने स्वॉट एनालिसिस करनी है, यानी हमने स्ट्रेंथ भी देख ली, वीकनेस भी देख ली, अपॉर्चुनिटी भी देख ली, थ्रेट भी देख ली, यानी अब हम ग्रामीण बाजार को ठीक से समझ चुके हैं। अब इसी बाजार में हमें टेक बेस्ड इनेबल सर्विसेज जो हैं, ऑनलाइन सर्विसेज हों, वो किसी भी तरह के बिजनेस के लिए संभावनाओं की पड़ताल करनी है, समझना है और किन क्षेत्रों में इसकी संभावनाएं विकसित हुई हैं ये भी जानना है। तो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं एरियाज इन विच टेक बेस्ड ऑनलाइन बिजनेसेस वर्क। वो कौन से क्षेत्र हैं जिसमें सबसे ज्यादा संभावनाएं या टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन सर्विसेज काम कर सकती हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो सबसे बड़ा सेक्टर चूंकि एग्रीकल्चर का है, क्योंकि किसान सबसे ज्यादा रहते हैं, कृषि आधारित व्यवस्था है, तो उसमें एग्रीकल्चर सपोर्ट में सबसे ज्यादा अवसर हैं। किस तरह के हैं? टेक्नोलॉजी यहाँ पर इंगेज होती है, सॉइल टेस्टिंग एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज। तो इसमें क्या है कि इसमें कुछ टेक्निकल गैजेट्स भी आते हैं और साथ में एक ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए, क्योंकि देश इतना बड़ा है, हर जगह फिजिकल प्रेजेंस पूरी टीम की होनी मुश्किल होती है। और यही वजह है कि आज भी सॉइल टेस्टिंग कराने में किसानों को बहुत लंबा समय लगता है। सैंपल कलेक्ट करके पहुंचाना, उसमें उसके रिजल्ट्स आना, फिर उसकी डिलीवरी रिपोर्ट फाइनली इनके पास पहुंचना है। तो इसमें टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका थी। बहुत से ऐसे इनोवेटर्स ने मिलकर के काम किया। पूसा का जो के वैज्ञानिक हैं उन्होंने सफलता पाई, और भी बहुत तरह के ऐसे जो इनोवेटर्स हैं उन्होंने काम किया, और अब इस तरह की छोटी मिनी किट्स बन गई जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हैं और साथ में उनकी पूरी सर्विसेज जो है एक सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड हैं। और अब किसानों को बमुश्किल 1 घंटे में 30 से 50 तक सैंपल्स निकाले जा सकते हैं एक छोटी सी मशीन से। तो ये काम आसान हुआ है। तो इसमें क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी एंगेज हुई है और ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम एंगेज हुआ है, दोनों यहाँ एंगेज हुआ है, और इस तरह का पूरे देश के किसानों के लिए बहुत बड़ा अवसर है। अब इसका एक्सपेंड करना है, तो ये बिजनेस की अपनी संभावनाएं पूरे देश में है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में किसान हैं तो उतने ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर भी चाहिए जो इनको फीड कर सकें, इनको सपोर्ट दे सकें। तो ये एक टेक बेस्ड ऑनलाइन अगर बिजनेस की बात देखें तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है। इसी तरह कृषि में अगर देखें तो ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट टेस्टिंग की बात, प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक या नेचुरल सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है या उसके इंग्रेडिएंट्स की परीक्षण की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए भी अब छोटी मिनी किट्स डेवलप हो रही हैं जिस पे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। तो इनका भी मार्केट है और इनके साथ भी सॉफ्टवेयर आता है। तो ये भी टेक बेस्ड ऑनलाइन बिजनेसेस के दायरे में आता है कि ये सर्विस देनी है। हायरिंग ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, अब देश भर में एफपीओज का नेटवर्क और ऐसे क्लस्टर्स बने जिनमें मशीनरी काफ़ी एम्पल अवेलेबल हो गई, लेकिन इनका डिस्ट्रीब्यूशन और नीड के साथ कनेक्टिविटी ये एस्टैब्लिश करना ज़रूरी है कि किस किसान के पास मशीनरी खाली कब है, किस किसान को ज़रूरत कब है, इन दोनों के बीच में लिंकेज कैसे करें, लिंकेज का हिसाब किताब कैसे रखें, और उस रिकॉर्ड के साथ में कोई प्रिडिक्शन या कोई एनालिसिस की कैसे जाए। तो यहाँ पर एक ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, और इस तरह के सॉफ्टवेयर्स भी बहुत से लोगों ने डेवलप किए हैं, बहुत से स्टार्टअप्स ने डेवलप किए हैं और बुनियादी तौर पर वो काम कर रहे हैं। केवल अब इसमें इन सर्विसेज के एक्सपेंशन की बारी है या इसमें और ज़्यादा नवाचार की ज़रूरत है। तो ये एक संभावना दिखती है। इसी तरह से जब प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें आज भी देश में 30 से 35% जो प्रोडक्शन है वो वेस्ट चला जाता है, चाहे वो कीटों के जरिए हो, चाहे वो तुड़ाई के दौरान रख रखाव में हो, या तुड़ाई के बाद जो वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी सही न होने के कारण भारी पैमाने पर नुकसान होता है। तो हम देखते हैं कि इसको भी अब जो वेयर हाउसेस बन रहे हैं वो ऑनलाइन कनेक्टिविटी के साथ बन रहे हैं, ताकि उनके जो कंट्रोल है, टेम्परेचर कंट्रोल है, उसको भी रखा जा सके। उनकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, कितना वैकेंट है, कितना भरा हुआ है, उसमें भागदौड़ से बचाया जा सके किसानों को। तो अचानक अपने एक ऐप पे बैठकर देख सकें कि कौन से वेयर हाउस में अवेलेबल है स्पेस, कौन से वेयर हाउस के रेट्स क्या हैं,
कौन से वेयर हाउस की डिस्टेंसेस क्या हैं, किधर क्या करना है, सुविधाएं कैसी हैं। तो ये भी, इसमें भी एक ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, साथ में एक नेटवर्क की। तो यहाँ टेक्नोलॉजी और दोनों चीजें की, तो इस काम में अब डिजिटलाइजेशन भी हो रहा है और लिंकेजेस भी बन रहे हैं, क्योंकि अब इसकी संभावनाएं भी, अब एक मार्केट भी खड़ा हो रहा है कि जो आपके स्टोर्ड मटेरियल है उसकी एक वैल्यूएशन करके आप एक्सचेंज बन रहा है, जिससे कि आप पैसे उठा सकते हैं बाजार से, क्योंकि वो एक वैल्यूएबल प्रोड्यूस आपके पास रखा हुआ है। तो उसकी कंडीशन क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी स्टेटस क्या है, तो ये सब अब कोल्ड जो वेयर हाउसेज हैं, कोल्ड स्टोरेज हैं, उनसे लिंक्ड हो जाएगा और उसकी ऑनलाइन पर्चियां निकलने लगेंगी। तो एक एक्सचेंज भी बन जाएगा ग्रेन्स का, फूड का, फ्रूट्स का, ये बहुत बड़ा। साथ में आता है सीड एंड बायो पेस्टिसाइड सेल्स, क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती है, अभी भी इसमें भी ग्रे मार्केट इसको बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। तो अभी जो जेन्युइन प्रोड्यूस जो है सीड हैं या जेन्युइन बायो पेस्टिसाइड हैं, उनकी रीच को गांव गांव, गली गली, किसान किसान तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। तो ये काम एक बहुत महत्वपूर्ण है और इस दिशा में संभावनाएं बनती हैं। और इसी तरह है स्किलिंग, ट्रेनिंग, मैन पावर एंड सप्लाई में। इसी तरह से स्किलिंग, ट्रेनिंग, मैन पावर एंड सप्लाई, ये वो एक आयाम है जिसमें बहुत संभावना है, क्योंकि गैप बहुत बड़ा है। अगर आप देखें तो आबादी बहुत बड़ी है, उनके पास चुनौती भी बड़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों को वो छोड़कर नहीं जा सकते, वही लोग गांव में रुके हुए हैं, चाहे उनकी पारिवारिक चुनौतियां हों, चाहे उनके घर की चुनौतियां हों, चाहे उनके जीवन की चुनौतियां हों, उन चुनौतियों के कारण ही वो छोड़ नहीं सकते और उनको ऐसी सुविधा चाहिए ताकि वहीं पर वो काम कर सकें और वहीं पर वो अपनी स्किल को अपग्रेड कर सकें। तो यहाँ पर भी ऑनलाइन टेक बेस्ड सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, क्योंकि अब जितने भी पंचायतें हैं वो लगभग सब कंप्यूटरीकृत हो गई हैं और सब जगह ऐसे ग्राम सचिवालय बन चुके हैं, यानी वहाँ पर एक सुविधा भी हो गई है। अगर उससे कोई टेक बेस्ड सिस्टम बन जाए तो कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है और उससे गांव के बड़े पैमाने पर जो यूथ है उनके लिए क्लासेस या कनेक्टिविटी प्रोग्राम्स चलाए जा सकते हैं, ताकि उनकी स्किलिंग भी हो, और या इंटीग्रेटेड भी हो सकते हैं कि डिजिटल फिजिकल का। तो ये भी है ताकि वो मैन पावर की सप्लाई का मैनेजमेंट बन सके, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर लोगों का पता नहीं चल रहा है और जहाँ लोग उपलब्ध हैं उनको सूचना नहीं मिल पा रही, तो इसके बीच में एक सूचना का तंत्र भी बनाया जा सकता है, उनको रजिस्टर करके और उनको हम शहरों के अंदर तैयार करके और उनको सप्लाई के साथ जोड़ सकते हैं या उनको वापस भी भेज सकते हैं। तो ये एक गैप बहुत बड़ा है जहाँ टेक बेस्ड ऑनलाइन बिजनेस की संभावना बनती है। तो ये एग्रीकल्चर सपोर्ट में हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन कौन से काम हैं जिसमें इसकी आवश्यकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा एरिया है वो पोस्ट हार्वेस्ट, यानी कृषि से जुड़ा है, लेकिन कृषि के उत्पादन के बाद अभी तक क्या होता था कि ये ज़्यादातर जो प्रोड्यूस है वो गांव से उठाया जाता था, अलग अलग क्लस्टर्स बनाए जाते थे और वहां से पूरा प्रोड्यूस जो कंपनियां सेमी अर्बन या अर्बन एरियाज में थी या वो पहुंच चुकी हैं वहां पर, उनमें उनका प्रोसेसिंग की जाती थी। तो अभी वो सारा पैसा जो वैल्यू एडिशन का है वो ज़्यादातर कंपनियों, कॉर्पोरेट के पास चला जा रहा है, वो कृषि क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्रों में वापस नहीं जाता। तो इस काम में अगर पोस्ट हार्वेस्ट सपोर्ट में अगर ऐसे टेक बेस्ड ऑनलाइन बिजनेस आते हैं जो दोनों को कनेक्ट करने का काम भी करते हैं, ताकि प्रोसेसिंग जो वैल्यू एडिशन का जो उद्यम है वो ग्रामीण क्षेत्रों में हो और उसकी सप्लाई सीधे उन कॉर्पोरेट को, कंपनीज को हो पाए, अगर ये नेटवर्क खड़ा हो जाए तो ये काम बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण आजीविका मिशन ने 20 लाख से ज़्यादा ऐसे समूह, बल्कि अब तो 25 लाख से ज़्यादा हो गए होंगे, तो इतनी बड़ी तादाद में समूह महिलाओं के बने हुए, जिनका एक इंफ्रा, जिनका एक सेटअप बन चुका है, जिनका एक वर्किंग प्रोसीजर भी बन गया है, लेकिन अभी उनके पास बड़े पैमाने पर काम नहीं है। अभी छुटपुट काम जो सरकार ने जोड़े हैं वो काम वो कर रहे हैं और अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो प्रोसेसिंग में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और ठीक इसी तरह से उन्हीं के परिवारों से जुड़े हुए या गांव के अन्य युवाओं को भी जोड़ा जा सकता है कि वो भी इस प्रोसेसिंग की सप्लाई चेन नेटवर्क में शामिल हो सकते हैं। तो ये एक बिजनेस यहाँ पे दिखता है कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा हो सकता है। उनके पास गाड़ियाँ भी हैं, उनके पास मैन पावर भी है, नॉलेज भी है, आवश्यकता भी है, समय भी है, कच्चा माल भी है, बेचने की समस्या भी है, स्टोरेज की प्रॉब्लम भी है। तो इन सब में ऐसे हम कनेक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें टेक और ऑनलाइन दोनों सपोर्ट अगर जुड़ता है तो ये बहुत तेजी से फ्लरिश कर सकता है। दूसरा आता है डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कंपनियों की चुनौती ये होती है कि वो कोई भी प्रोड्यूस को किसी एक मीडियोकर कंपनी, यानी सेकेंड लेवल पर जो काम करने वाली कंपनी है, उसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और उनके जरिए खरीदवाते हैं, ताकि जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम हो जाए। क्योंकि बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन में कंपनीज की जो कॉस्टिंग है वो ज़्यादा आती है, जबकि सेकेंड लेवल की जो कंपनीज हैं जो अभी बडिंग हैं उनकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है और कॉस्ट कम आती है। और अगर कुछ अप्स एंड डाउन्स भी हो गए तो उसका जो ब्लेम या उसका जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो मेजर कंपनीज पे नहीं आता, तो उनको ऐसे और हैंड्स की ज़रूरत है। तो अगर ये डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में और ज़्यादा ऐसे स्टार्टअप्स या ऐसे कंपनीज या एफपीओज आते हैं जो टेक और डिजिटल नेटवर्क से जुड़ करके काम करते हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, ज़्यादा प्रभावशाली होंगे
और कॉस्ट एफिशिएंट भी होंगे और बहुत से लोगों के लिए सहारा भी बनेंगे। इसी तरह ई कॉमर्स नेटवर्क की बात है। ई कॉमर्स की दखल अब हर जगह हो रही है। अभी तक अगर आप देखें तो इसकी पहुंच ज़्यादातर शहरों में है, और लेकिन इसका बहुत सारा जो कच्चा माल है वो तो प्रोड्यूस होता है ग्रामीण क्षेत्रों में। अब ये अगर ग्रामीण क्षेत्रों से में भी इसका एक नेटवर्क खड़ा हो जाए तो उससे क्या होगा, वो डायरेक्ट सप्लाई चेन में ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए उद्यमी। तो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं माइक्रो फाइनेंसिंग एंड लोन डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि पूंजी एक ऐसी ज़रूरत है किसी भी उद्यम की, चाहे छोटे कारोबार हों चाहे बड़े कारोबार हों, और या उनके लिए इस तरह की जो सर्विसेज हैं उनको यूटिलाइज करने की उनको भी पूंजी की ज़रूरत है। जैसे आप खेती के लिए अगर यंत्रों की ज़रूरत है, अगर ऐसे टेक बेस्ड जो यंत्र हैं अगर उनको लेना है तो उसके लिए भी छोटी पूंजी की ज़रूरत होती है और इमीडिएट किसानों के पास होती नहीं, इसलिए वो खरीदते नहीं हैं। तो इस तरह के सर्विसेज को भी अगर हम इसमें देखें तो इस तरह के बिजनेस में अगर जोड़ा जाए तो ये सर्विसेज की बहुत दरकार है, और ये सर्विसेज बढ़ती हैं तो किसानों की क्षमता बढ़ती है और उनके ऐसे खरीद फरोख्त भी बढ़ेगी। और इसी के साथ में ऐसे पैकेजिंग सपोर्ट, क्योंकि अगर किसान अपनी वैल्यू एडिशन करना शुरू करेगा अपने प्रोड्यूस का और पैकेजिंग करना शुरू करेगा तो उसको ऐसी पैकेजिंग की डिज़ाइन चाहिए, तो ऑनलाइन डिज़ाइन करने वाले चाहिए, ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, ताकि कॉस्ट कम आवे। और साथ में उनकी पैकेजिंग की मशीनों की ज़रूरत होगी जिसमें टेक्नोलॉजी इंगेज होगी। इस तरह की बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ हुई कि छोटी-छोटी मशीनें, ताकि ऐसे किसान उसका उपयोग कर सकें। तो टेक्नोलॉजी के में इस तरह सर्विसेज़ की ज़रूरत है और ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम की भी ज़रूरत है, तो ये बड़ा क्षेत्र है। इसी तरह से डिज़ाइनिंग एंड ब्रांडिंग सपोर्ट हर तरह का, चाहे वो प्रोडक्ट का हो, चाहे वो एक ब्रांड की हो, चाहे वो पूरी प्रमोशनल नेटवर्क हो, उसमें इस तरह के सर्विसेज़ की ज़रूरत है। और इस तरह का काम अगर किया जाए तो बहुत संभावनाएँ हैं कि पोस्ट सर्विस सपोर्ट के तौर पर अगर हम देखें तो ये सब काम में टेक बेस्ड ऑनलाइन दोनों तरह की सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं एंटरटेनमेंट एंड टूरिज्म सेक्टर। ये ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि पहले किसी भी तरह से काम चल जाता था, लेकिन अब लोग बहुत जागरूक हैं और हर तरह के हिस्से में काम करना चाहते हैं। ये दोनों तरह का है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की पर्यटन और मनोरंजन की ज़रूरतें, और शहरी क्षेत्रों की अब निर्भरता, कंजेशन, जो शहरी आबादी बढ़ी है, पलायन करके बहुत से लोग पहुँच गए हैं, तो उस शोर-शराबे से निकल कर के लोग ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ जाना चाहते हैं। इसलिए राज्य सरकारें, भारत सरकार लगातार रूरल और एग्री टूरिज्म पर फोकस कर रही है, और इस तरह के क्षेत्र में इसकी बड़ी भूमिका बढ़ रही है। यानी छोटे-छोटे ऐसे उद्यम और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स अब इस क्षेत्र में खड़े हो रहे हैं, और वहाँ पर भी टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि वो कनेक्टिविटी भी हो सके और जो कंज्यूमर्स हैं उनको लाया जा सके, उनको गैदर किया जा सके, उनको कनेक्ट किया जा सके, उनको इन्फ्लुएंस किया जा सके। तो ये सब काम में टेक्नोलॉजी बेस्ड बिज़नेसेस की संभावना बहुत है। रिलीजियस टूरिज्म अभी तक होता था, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से होता था। अब लोग हर चीज़ एश्योर करके जाना चाहते हैं, वो नहीं परेशानी पाना चाहते, तो इसलिए यहाँ ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है कि आप अपनी बस भी बुक कर लेना चाहते हैं, अपने होटल्स भी बुक कर लेना चाहते हैं, अपने जहाँ-जहाँ आपको दर्शन करना है उसकी जहाँ-जहाँ जो फैसिलिटीज़ लगती हैं, पूजा भी बुक कर लेना चाहते हैं। जैसे कि अभी अगर आप देखें तो एक बहुत अच्छी जो है, कई ऐसी जगहों पर हैं जहाँ पे इसकी शुरुआत भी हो सके। अगर काशी विश्वनाथ की बात करें तो आप घर बैठे अपनी पूजा बुक कर सकते हैं, कि आपकी पूजा कराने वाले, अगर आप वहाँ पर रुद्राभिषेक करना चाहते हैं, जलाभिषेक करना चाहते हैं, तो उसकी तिथि, समय और पंडित जी, वो सब ऑनलाइन बुक हो जाते हैं। अगर आप देखें तो भारत के बहुत से ऐसे आश्रम, बहुत से ऐसे विद्वान अब पूरी दुनिया के देशों के लोगों के लिए ऑनलाइन वो पूजा करवा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीजियस टूरिज्म जो है, उसमें सुविधाओं के साथ में, संसाधनों के नेटवर्क के साथ में ऑनलाइन टेक बेस्ड सपोर्ट सिस्टम की बहुत ज़रूरत बढ़ी है, संभावनाएँ बढ़ रही हैं, डिमांड भी बढ़ रही है। वाटर पार्क एंड अम्यूज़मेंट पार्क, चूँकि ये ज़्यादा जब जगह की डिमांड करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी संभावना ज़्यादा है, और इसमें टेक्नोलॉजी बहुत इन्वॉल्व होती है, और साथ में जो इसका पूरा सिस्टम ऑपरेशनल जो नेटवर्क है वो ऑनलाइन चलता है। तो ऑनलाइन टेक बेस्ड जो बिज़नेसेस हैं, उसकी संभावना इस क्षेत्र में भी है, चूँकि लोग अब कैपेसिटी बढ़ी है तो खर्चा भी कर रहे हैं और इसमें इज़ाफ़ा भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जितने भी हैं वो बहुत थोड़े हैं, इनका विस्तार पूरे देश में हर जगह होने की अपेक्षा है। और उसके साथ में एक नया सेक्टर उभर रहा है, वो है नेचर पार्क। अब लोग नेचर के बीच में जाकर रहना पसंद करते हैं, वो भी फैमिली आउटिंग करना चाहते हैं, और अमूमन अब देखें तो कुछ मेट्रो सिटीज़ में लोग मंथ मंथ में 1 बार नहीं, बल्कि मंथ में 2-2 बार, 4-4 बार भी वो आउटिंग कर रहे हैं। तो नेचर पार्क की भी ज़रूरत है, जिसमें दोनों की ज़रूरत है कि यहाँ इस नेचर पार्क के सपोर्ट सिस्टम में भी कुछ टेक बेस्ड सपोर्ट सिस्टम चाहिए, और साथ में इसकी ऑपरेशनल नेटवर्किंग के लिए ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए, क्योंकि एरिया बड़ा होता है और उन सबके चेक एंड बैलेंसेस और सीसीटीवी नेटवर्क के साथ उसको इनेबल करना, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत होती है। तो यानी इस तरह के सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। फोक डांस एंड म्यूजिक इवेंट्स एक्टिविटीज़ भी चाहिए। तो जितनी भी जगह पर हैं मनोरंजन से अगर आप जोड़ के देखें
तो इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ और इनकी ऑनलाइन टिकटिंग, अभी तक इनकी मार्केटिंग कम हो पाती थी, लेकिन अब इनकी मार्केटिंग भी बढ़ रही है। अब जैसे अगर आप देखें तो बुक माई शो एक प्लेटफ़ॉर्म है, ऐसे बहुत से प्लेटफ़ॉर्म अब बन रहे हैं और उन सब प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मार्केटिंग, इसकी कनेक्टिविटी और इसके माध्यम से जो लोकल ऐसे ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं, उनकी भी अपलिफ्टमेंट होगी और जो उनसे दूर हैं, उनसे कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, उनको भी इनको देखने सुनने का मौका मिलेगा और कला के माध्यम से व्यक्ति का विकास भी होगा, समृद्धि भी होगी। दूसरा, ये बहुत बड़ा सेक्टर है और ये सेक्टर है हेल्थ रिलेटेड इनिशिएटिव्स का। यहाँ पर भी जो टेक बेस्ड ऑनलाइन बिज़नेसेस के बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि यहाँ बीमारी लगभग सभी को है और उससे लोग मुक्त भी होना चाहते हैं, नए तरह के प्रयोग कर रहे हैं। अब जो ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी कि जो एलोपैथी मेडिसिन है, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उससे लोग डरे हैं, ख़ास करके कोविड के बाद। तो अब वो लोग प्राकृतिक तरह के रास्तों की तलाश कर रहे हैं कि जैसे अगर आप देखें तो नेचुरोपैथी की बात बहुत हो रही है, क्योंकि अब इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और दूसरा, चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ते बना शरीरा, इन 5 तत्वों का संतुलन ही स्वास्थ्य का संतुलन है। ये बात अब लोगों को समझ में आ रही है, इसलिए नेचुरोपैथी की डिमांड हो रही है और नेचुरोपैथी की डिमांड के लिए कुछ इसमें भी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम और कुछ ट्रेडिशनल और साथ में ऑनलाइन नेटवर्किंग यहाँ पर भी ज़रूरी है। क्योंकि लोगों को अपने स्लॉट्स बुक करने हैं, अपॉइंटमेंट बुक करने हैं, अपनी टाइमिंग बुक करनी है, साथ में क्या खा पी रहे हैं तो उनका रिकॉर्ड कीपिंग है, उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, वो सब ऑनलाइन हो रहा है। तो यहाँ पर टेक बेस्ड ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत यहाँ पर भी है। कुछ इसी तरह से लोग अब आजकल अवसाद के शिकार बहुत हो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, शारीरिक समस्याएँ हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, क्रोध बहुत आता है। तो ऐसे लोगों के लिए विपस्सना एक बहुत बड़ा आधार बन रही है। लोग 10 दिन के लिए अपने आप को बुक कर लेते हैं, सारी दुनिया से कटते हैं, डिटॉक्स करते हैं, डिजिटल डिटॉक्स भी करते हैं, बॉडी को भी डिटॉक्स करते हैं, मानसिकता को भी और विचारों को भी। तो इस तरह से ये विपस्सना सेंटर्स की बुकिंग, क्योंकि अभी बहुत थोड़े सेंटर्स हैं, लेकिन इनकी डिमांड भी बहुत बढ़ रही है। तो ऐसे सेंटर्स के ऑपरेशनल जो चैलेंजेस हैं, उनको मीट आउट करने के लिए टेक बेस्ड ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। तो ये बिज़नेस भी एक तरह से बिज़नेस ही कहेंगे, क्योंकि जब लोगों को सहूलियतें देंगे तो उनकी फैसिलिटीज़, हालाँकि अभी रिलीजियस तौर पर जो काम हो रहे हैं, वहाँ पे कई बार शुल्क नहीं लगता, लेकिन डोनेशन लगता है। तो इस तरह से अब ये भी सर्विसेज़ बढ़ रही हैं, तो इसका बिज़नेस बढ़ रहा है। नेचुरल हीलिंग सेंटर्स, यहाँ पर क्या होता है कि नेचर के बीच में रखा जाता है, प्राकृतिक तौर तरीके से आपको खाना खिलाया जाता है और आप अपने 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर आप ऐसे नेचुरल हीलिंग सेंटर के बीच में रहते हैं, जहाँ शोर-शराबा नहीं है, ऐसे गैजेट्स का जाल नहीं है, बहुत चकाचौंध नहीं है, आप एक प्राकृतिक जीवन जीते हैं, आप एक सेट लाइफ साइकिल आपकी होती है, आपका आहार का एक साइकिल फिक्स होती है, इससे आप नेचुरली हील करने लगते हैं, किसी तरह का ट्रीटमेंट नहीं होता। तो एक आपका आहार ही चिकित्सा हो जाती है। तो ऐसे सेंटर्स भी अब केरल में पहले चलते थे, केरल में, साउथ में बहुत चलते थे, लेकिन अब पूरे देश में इसकी डिमांड बढ़ रही है और ये सेंटर्स बन रहे हैं। तो इनकी ऑपरेशनल नीड भी टेक बेस्ड ऑनलाइन सर्विसेज के ज़रिए पूरी होती है। डाइट बेस्ड ट्रीटमेंट भी है, क्योंकि आहार है तो केवल आहार में अपने घर में रहते हुए बहुत से लोग परिवर्तन करना चाहते हैं। तो जो कंसल्टेंसी है, नॉलेज है, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम अब डेवलप हो गया है, तो आप अपनी बॉडी टाइप, अपनी ज़रूरतों को उसमें फिल करते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं और कंसल्टेंट आपको बताता है। तो ऑनलाइन इसमें सारा गाइडेंस मिलने लगती है और आपके रोज़ के रोज़ फ्लैशेज़ आने लगते हैं। इसमें गैजेट्स आ गए हैं जो आपकी हेल्थ की, आपकी हार्ट की, आपकी ब्लड जो प्रेशर कैसा है उसकी, आपकी ग्लूकोज़ की लेवल क्या है, वो सब ऑनलाइन गैजेट्स आपको टेस्ट रिपोर्ट्स आपको सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। और यहाँ तक कि ये सॉफ्टवेयर से जुड़े होते हैं, तो सीधे आपके जो चिकित्सक या आपका जो कंसल्टेंट है, एक्सपर्ट है, उस तक भी पहुँचाते हैं। आपका सॉफ्टवेयर पर रिकॉर्ड्स भी रखते हैं। डिजिटल डिटॉक्स सेंटर, क्योंकि अब आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, ऑनलाइन काम बहुत बढ़ गया है, इसलिए शारीरिक, मानसिक समस्याएँ भी खड़ी हुई हैं। तो केवल इनसे ही अपनी आदतों से मुक्ति मिले, इसके लिए अब नए तरह के डिजिटल डिटॉक्स सेंटर्स भी बनने लगे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनकी ज़रूरत है, क्योंकि खपत डेटा की और मोबाइल का कंजम्पशन ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है, तो समस्याएँ भी ग्रामीण क्षेत्रों में भी, वहाँ पर भी जैसे पहले नशे के शिकार होने लगे तो नशा उन्मूलन केंद्र हो गया, वैसे ही अब मोबाइल के शिकार हो रहे हैं तो मोबाइल उन्मूलन केंद्र भी बन जाएँगे, जिनको अंग्रेज़ी में डिजिटल डिटॉक्स सेंटर कहते हैं। तो ये संभावनाएँ दिख रही हैं, क्योंकि साथ के साथ ज़रूरतें बढ़ती चली जाती हैं। अब बात करें रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर्स के तौर पर, क्योंकि संभावनाएँ बहुत हैं, जगह बहुत है, आवश्यकताएँ बहुत हैं, तो इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम बहुत होना है। तो इस तरह के सेंटर्स भी बनाए जाने हैं, क्योंकि वो सेंटर जो इसके लिए अपनी एक अथॉरिटी रखते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी में रिसर्च होनी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में रिसर्च होनी है, चाहे वो बुनियादी ह्यूमन बिहेवियर पर रिसर्च होनी है, चाहे और तरह के एंगेजमेंट्स हैं, उनमें भी सब तरह की रिसर्च की आवश्यकताएँ हैं। तो यहाँ न्यू स्मॉल इक्विपमेंट यूजफुल फॉर रूरल नीड्स, इक्विपमेंट्स पे भी रिसर्च होनी है, क्योंकि बड़े-बड़े यंत्र तो बन गए, छोटे यंत्रों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और इसमें एक संभावना है। तो यानी टेक्नोलॉजी का काम बहुत ज़्यादा है, तो उसमें टेक्नोलॉजी के साथ में
अगर उनकी सप्लाई चेन की बात करें तो फिर ऑनलाइन कर लेंगे, क्योंकि बिक्री अपने आप में चुनौती होती है, लेकिन ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम हो जाने से आपकी जानकारी मिलते ही कोई भी खरीद करके अपने पास मंगा सकता है। और अब पंजाब में काम करने वाली कंपनियां देश के हर कोने में पहुंचा रही हैं। तो अब अगर हर कोने में निर्माण होने लगेगा तो शायद इतना ज़्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस हैं वो घटने लगेंगे। नए नए इनोवेशन अलग अलग क्षेत्रों की ज़रूरतों के हिसाब से होने लगेंगे। दूसरा देखेंगे तो चीपर प्रिसिजन फार्मिंग टेक्नोलॉजीज अभी चूंकि बाहर से आई है, तो इस टेक्नोलॉजी में भी इसको सस्ता किया जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि अफोर्डेबिलिटी में आ सके किसानों की। इसमें नई तरह के इनोवेशन की आवश्यकता है। तो यहाँ पर भी एक संभावना नज़र आती है कि अगर यहाँ पर रिसर्च इनोवेशन किया जाए, हालांकि बहुत तरह के प्रयोग हो भी रहे हैं, लेकिन टिकाऊ प्रयोग चाहिए, ताकि किसान को एक बार अगर एक्सपेंसेस करता है तो उसको लाभ ज़्यादा दिन मिल पाए। अगर आप देखें तो टेक ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर इनेबलिंग यूथ, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी इंगेज होगी तो वहीं के युवाओं को भी उपयोग में लाना है, तो उनको भी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। और जब ऐसे ट्रेनिंग देते हैं तो ऐसे टेक ट्रेनिंग सेंटर्स की ज़रूरत ज़्यादा है। जैसे अगर आप देखें तो पहले कंप्यूटर के बारे में जानकारी दी जानी थी, तो देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स बहुत पैमाने पर खुले। अब हमें टेक ट्रेनिंग सेंटर्स जिसमें पूरी टेक्नोलॉजी समझाई जाए, चाहे वो मोबाइल से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो इक्विपमेंट से किसी ऑपरेशनल डिवाइसेस से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी, उनके बारे में समझ अच्छी विकसित हो, उसकी प्रैक्टिकल अच्छे हों। हालांकि भारत सरकार ने कुछ ऐसे अटल टिंकरिंग लैब भी शुरू किए हैं, लेकिन वो इनिशियल इग्निशन के लिए तो ठीक है, लेकिन उसके आगे नेक्स्ट लेवल के टेक ट्रेनिंग सेंटर्स की बहुत ज़रूरत है। इसमें दोनों है, टेक बेस्ड और ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम भी शुरू हो सकता है। स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्विसेज, क्योंकि अभी सबसे बड़ा गैप यहाँ पर भी है कि जो ट्रेनिंग के साथ में अगर उनको इमीडिएट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती या उनको ठीक से इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो वो सारी जो उनकी स्किल्स हैं उसकी धार कुंद हो जाती है और सुप्त हो जाते हैं, एनर्जी उनकी डाउन हो जाती है। तो साथ के साथ इस तरह के बिजनेसेस के लिए ज़रूरी है कि अभी नौकरी या ऐसे बहुत तरह के प्लेटफॉर्म अब खुले हैं, वर्क इंडिया, ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स बने हैं वो प्लेटफॉर्म शहरों तक महदूद हैं, वहीं तक सीमित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की ज़रूरतों और ग्रामीण क्षेत्रों की उपलब्धता, उनको भी कहीं एक जगह रजिस्टर किया जाना ज़रूरी है, और ताकि उनके ज़रिए वो अपनी स्किल सेट को पहुँचा सा जैसे अभी आप देखें तो अभी लेबर अड्डे लगते हैं, अभी भी शहरी क्षेत्रों में जो मैन पावर की ज़रूरत है वो उसके लिए फिजिकली लोग जाते हैं, लोगों को हायर करते हैं, लेते हैं और लेकर के जाते हैं और काम करते हैं। अगर इसमें भी ऑनलाइन सपोर्ट आ जाए, क्योंकि अब जो वर्कफोर्स है उनके पास हैंड में मोबाइल फ़ोन आ गए हैं कि रजिस्टर हो कि कब किसके यहाँ कितनी रिक्वायरमेंट है और कब किस-किस आईडी से किसको इनवाइट किया जा सकता है। तो जो कन्फर्म करे वो मूव कर जाए। तो इस तरह का इसमें संभावना दिखती है। और इसके साथ में हमें दिखता है डिज़ाइन सेंटर्स फॉर हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट की जो अभी परंपरागत शैलियाँ हैं बनाने वाले लोग हैं, उसमें भी कुछ एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत है। हालाँकि कुछ एक्सपेरिमेंट होने शुरू हुए हैं, जैसे आधुनिक फर्नीचर की बात है, आधुनिक बैग्स की बात है, कपड़ों की बात है, डेकोरेटिव आइटम्स की बात है, लेकिन उसमें बहुत संभावनाएँ हैं कि इसमें डिज़ाइन डेवलप की जाए, और ये कई तरह के पैटर्न जो ऑनलाइन किए जा सकते हैं, उनको उपलब्ध कराए जा सकते हैं, चाहे वो फैब्रिकेशन में हो, चाहे कुछ और भी हो। तो उस सब सेक्टर्स में ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स पर काम करने की ज़रूरत है। उसमें भी टेक्नोलॉजी का भूमिका है, साथ में इसकी प्रमोशन या इसको सेल आउट करना या इसके साथ में एसोसिएट करना, इसके साथ फ्रेंचाइज़ करना, कोई भी तरीका हो, तो उसमें ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम की भी ज़रूरत है। बात करते हैं, ये जब भी हम करने जाते हैं तो हमें चैलेंजेस की बात करना पड़ता है कि ये जो टेक बेस्ड ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, हमने पहले शॉर्ट एनालिसिस में ग्रामीण क्षेत्र के जो बाजार हैं उसकी जो चुनौतियां हैं, उसकी जो कमजोरियां हैं, उनकी जो थ्रेट्स हैं उसकी तो बात की थी, लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं टेक बेस्ड ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए कौन तरह की चुनौतियां हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये चैलेंजेस है बिफोर टेक बिजनेसेस इन रूरल इंडिया। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कभी भी कोई काम किया जाता है तो उसका आरओआई आना बहुत जरूरी है, और सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर प्रोजेक्ट सस्टेनेबल नहीं होता, यानी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उसकी जो उत्पादकता है वो उसके खर्चे के साथ में बैलेंस होनी चाहिए और प्रॉफिटेबिलिटी आनी चाहिए, तभी उसका निवेश का पैसा वापस आएगा। तो अभी ग्रामीण क्षेत्रों में अगर इस तरह का कोई काम करते हैं तो स्केल उसका बड़ा होता है और जो उसकी कंजम्पशन है वो छोटा होता है। तो ये जो गैप है, इसकी वजह से एक बहुत बड़ी चुनौती है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लाना और जो फाइनेंसेस हैं उसको जस्टिफाई करना। और दूसरा ये होता है कि इस कारण से बहुत सारा जो बिजनेस के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाले एक्सपर्ट्स, ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनियां या देश की जो बैंक्स हैं, वो हाथ थोड़ा तंग रख कर चल रहे हैं, इसलिए ये बढ़ नहीं पा रहा है। तो इसको बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट फ्लरिश किए जाए, बढ़ाए जाए। लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर फॉर इनिशिएशन, मैन पावर को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जब भी कोई कारोबार शुरू होता है तो इमीडिएट जितनी मैन पावर की जरूरत होती है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए। तो ये काम एक बड़ा गैप। लैक ऑफ सोशल इन्वायरमेंट फॉर एम्प्लॉयज, जो काम कर रहे हैं लोग, जो लोग इंटरेस्ट के साथ आते हैं, जैसे बड़े शहरों के लोग
तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि उनकी लाइफ़स्टाइल बदलाव आता है, एक बड़ी अलग दुनिया दिखती है, डेवलप्ड दुनिया दिखती है, विकसित समाज दिखता है। तो वैसे जीवन को बेहतर बनाने के लिए लोग जाते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ अगर वो आते हैं, वहाँ पे किसी उद्यम का हिस्सा बनते हैं, तो उनको सोशल एनवायरनमेंट वैसा नहीं मिलता, उतना अपग्रेडेड नहीं मिलता। तो एक उनको डिमोटिवेशन के लिए एक बड़ा फैक्टर है, डिमोटिवेट करता है, तो ये एक बड़ा कारण है। दूसरा है लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़, क्योंकि जब जब भी कोई ऐसा वर्कफ़ोर्स काम करने आता है, तो अमूमन उसकी फैमिली उसके साथ होती है। तो उसकी जो चुनौती आती है स्वास्थ्य की सेवाएँ और साथ में चुनौती आती है शिक्षा की सेवाएँ, ताकि उसके बच्चे या उसकी फैमिली की जो एजुकेशन की नीड है, वो क्वालिटी एजुकेशन की नीड को पूरा कर सकें। और ऐसा होता है, इसलिए हमने देखा चाहे बड़े-बड़े ग्रुप्स हों, टाटा, बिरला, या अभी हमने देखा सावजी भाई ढोलकिया, जिन्होंने अपने पूरे ऐसे सेटअप बनाए जो हीरा कारोबारी, कि उन्होंने अपने वर्कफोर्स के लिए अलग से स्कूल अपने ही कैंपस में बनाए। उनके लिए अलग से स्पोर्ट्स की एक्टिविटी फैसिलिटीज़ के लिए उन्होंने फैसिलिटीज़ क्रिएट की। उन्होंने उनकी हेल्थ के लिए हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल्स बनाए, ताकि उनका रिटेंशन ज़्यादा होने हो जाए। तो ये इस तरह की फैसिलिटीज़ को बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक चैलेंज के तौर पर हम देखते हैं। कोऑर्डिनेशन इन फिजिकल एंड टेक्निकल एडवांसमेंट इज़ डिफिकल्ट। थोड़ा मुश्किल है अभी शुरुआती दौर में, क्योंकि ये जो दोनों की तरक्की साथ में हो रही है, कोई काम साथ में हो रहा होता है, कोऑर्डिनेशन की चुनौतियाँ आती हैं, तो अभी ये चैलेंज के तौर पर हम इसे देखते हैं। लेस एक्सेप्टेबिलिटी बिटवीन विलेजर्स एंड लोकल्स। अभी जो इस तरह के टेक बेस्ड ऑनलाइन बिज़नेसेस हैं, उनकी एक्सेप्टेंस जो है थोड़ी कम है, क्योंकि उससे वो टू एंड फ्रो नहीं करते। देख भले लेते हो, जैसे यूट्यूब तो पहुँच गया, वीडियो देख लेंगे, वीडियो का कंजम्पशन ज़्यादा है, इसलिए डेटा का कंजम्पशन ज़्यादा है, इसलिए मोबाइल की डिमांड ज़्यादा है। लेकिन फ़ोटो भी खींचते हैं, शेयर भी करते हैं, इसलिए फ़ेसबुक भी चल रहा है। तो ये जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो तो चल जा रहे हैं, लेकिन अगर आप खरीद-फ़रोख्त में देखें, तो ऑनलाइन पर भरोसा अभी लोगों का कम है, और टेक बेस्ड चीज़ों में डरते हैं, रिस्क नहीं लेते, और इस तरह के खतरे भी आ रहे हैं, क्योंकि बहुत तरह के ऐसे फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, साइबर क्राइम भी हो रहा है। इस वजह से भी ये डर ज़्यादा बैठ रहा है। तो हमें या गवर्नमेंट को इस तरह का फूल प्रूफ सिस्टम बनाना पड़ेगा, ताकि साइबर क्राइम न्यूनतम हो जाए या कंट्रोल किया जा सके, और जो इस तरह से हैकिंग होती है वो भी कंट्रोल हो, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी बाधा हम देखते हैं, खास करके टेक बेस्ड ऑनलाइन सर्विसेज को बढ़ाने के लिए, और भी ग्रामीण क्षेत्रों में। बढ़ते हैं आगे। ये कुछ ऐसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो इसे पुश कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, और इसके बारे में हमें जानना समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम जब इसमें संभावनाओं को देखते हैं, तलाश करते हैं और उसमें कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है कदम-कदम पर। तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर टेक बिज़नेसेस इन रूरल इंडिया। तो उसमें देखें कि बहुत से ऐसे स्कीम रनिंग फॉर सपोर्ट हैं, लगभग हर सेक्टर में हैं। बैंक अपनी तरह की अलग-अलग स्कीम चला रहे हैं, जो लोन आसान कर रहे हैं, जो उन्होंने दरें किफ़ायती में की हुई हैं, महिलाओं के लिए अलग, युवाओं के लिए अलग, बेटियों के लिए अलग, बहुत तरह की स्कीम लगभग हर सेक्टर में है। तो इस पर और ज़्यादा फोकस करने की जगह पर आप जिस सेक्टर में काम करना चाहते हैं, उस सेक्टर के डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का है, चाहे वो भारत सरकार का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का, उसकी वेबसाइट पे जाएँ और अपने से जुड़ी हुई स्कीम्स की अवेलेबिलिटी को चेक करें, आप उनका लाभ ले सकते हैं। जो दूसरी है, जो इस तरह के इनोवेटिव काम करने के लिए आते हैं, जिनको आजकल स्टार्टअप बोल रहे हैं, उसके लिए भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया स्कीम शुरू की, और इसमें लाखों स्टार्टअप्स रजिस्टर हुए हैं, और हर साल ऐसे बड़ी तादाद में स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। उसके लिए पूरे देश भर में अलग-अलग संस्थानों के जो इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, उनके ज़रिए पूरा एक नेटवर्क बनाया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप भागीदार हों और वो सफल हो जाएँ। इसलिए उनकी ट्रेनिंग, उनकी अपग्रेडेशन, उनकी नॉलेज, और साथ में उनकी हैंड होल्डिंग सपोर्ट पूरा दिया जा रहा है, हाथ में हाथ लगाकर, ताकि वो प्रगति कर सकें और उनकी गति अच्छी हो। तो ये एक स्टार्टअप इंडिया का इनिशिएटिव अच्छा है। जो चुनौतियाँ हैं बुनियादी, वो तो ज़्यादा ज़रूर हैं, लेकिन धीरे-धीरे सबकी सहभागिता से इसको कम किया जा सकता है। अगर आप देखें तो सपोर्ट टू इनोवेटर्स, जो इनोवेशन करने वाले बहुत बड़ी तादाद में अभी तक थे, जो 10-10 साल से 20-20 साल से भटक रहे थे, उनको भी अब सरकार ने सपोर्ट देना शुरू किया है, और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन जो है, उसका सपोर्ट मिलना शुरू हुआ है, और अब जो ऐसे डीएसटी हैं, सीएसटी हैं, उनके ज़रिए भी ऐसे इनोवेटर्स को अपॉर्च्युनिटीज़ मिलनी शुरू हुई हैं, और इनमें भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने लगे हैं, तो इसलिए थोड़ी ट्रांसपेरेंसी भी आई है। पहले बहुत से इनोवेटर्स ये ब्लेम करते थे कि उनके साथ कुछ चीटिंग हुई है, या उनके साथ ठीक से सपोर्ट नहीं मिल पाया, लेकिन अब थोड़ा सुधार आ रहा है। सेक्टरल जो स्कीम्स हैं, अलग-अलग सेक्टर्स की स्कीम्स हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हैं, जैसे हॉस्पिटल्स के विस्तार के लिए सपोर्ट दिया जा रहा है। जैसे स्कूल्स को अपग्रेड करने के लिए सपोर्ट दिया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज़ खोलने के लिए सपोर्ट दिया जा रहा है, या ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स को खोलने के लिए सपोर्ट दिया जा रहा है। तो अलग-अलग सेक्टरल स्कीम्स हैं, यानी किसी भी सेक्टर में ऐसे वेयर हाउस बनाने के लिए आपको सपोर्ट दिया जा रहा है। अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में आकर के कोई काम करना चाहते हैं, तो वहाँ भी सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे बहुत से सपोर्ट मिल रहे हैं, ताकि एक पूरा जो सिस्टमैटिक जो डेवलपमेंट है, वो हो सके। इसी तरह टेक्नोलॉजिकल
जो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं इन रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एक्सटेंशन, वो टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं। पहले इनका जानकारी कम मिल सकती थी, कम मिल पाती थी, अब ये सारी अवेलेबल हैं। भारत सरकार के चाहे CSIR की या ICAR की जो लेबोरेटरीज हैं, चाहे उनकी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी वेबसाइट पर जाकर आप टेक्नोलॉजीज को देख सकते हैं। चाहे CFTRI हो, उनके आप टेक्नोलॉजी यानी जो फूड टेक्नोलॉजी जो रिसर्च में काम करने वाली CFTRI फूड प्रोसेसिंग की जो टेक्नोलॉजीज हैं, उन सब को टेक्नोलॉजीज को आप आसानी से देख सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। वो लगातार अपडेट की जा रही हैं और उनमें बहुत सी टेक्नोलॉजीज को फ्री भी कर दिया गया है। आप आसानी से जो पुरानी टेक्नोलॉजीज हैं वो सबके लिए उपलब्ध हैं, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और टेक्नोलॉजी आप खरीद करके आप सीधे उनकी हैंड हेल्डिंग के, उनकी मार्गदर्शन के साथ में उनके प्रोड्यूस को तैयार करके मार्केट में पहुंचा सकते हैं। और जो ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज हैं उन भी बहुत तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। और अब सरकार ने उसमें भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स बना दिए हैं, जैसे कि कृषि के लिए ई-नेम पोर्टल बना दिया है, या बहुत तरह की सर्विसेज को पाने के लिए इन्वेस्टर्स के लिए वन पॉइंट सोल्यूशन दे दिया है कि एक ही वेबसाइट पर जाकर आप रजिस्टर करके अपने आप को एक उद्यमी के तौर पर रजिस्टर कर सकते हैं। इसी तरह इंक्रीज ऑफ अवेयरनेस, जागृति भी बढ़ी है और सरकार ने बहुत सी कैंपेन भी चलाई हैं और लगातार उन कैंपेन का असर भी हुआ है और बहुत तरह की मुहिम चल रही है जिसका फायदा मिल रहा है। और इन सब का कारण है इंक्रीजिंग डिमांड। तो ये भी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के कारण अब डिमांड भी लोगों के रोजमर्रा की जरूरतों में बढ़ी है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज की तरफ वो आए हैं। एरियाज इन विच टेक बेस्ड ऑनलाइन बिजनेसेस वर्क, किन क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, थोड़ा हमने उसको भी कनेक्ट करने की कोशिश की है ताकि अब रैप अप करने से पहले एक बार और आप तक पहुंचा दें कि व्हाट एनी इंडिविजुअल कैन डू। जितनी भी तरह की सेक्टर्स हैं उसमें कोई एक व्यक्ति क्या भूमिका अदा कर सकता है। तो सबसे पहले ये कर सकता है कि सबसे पहले वो कोई भी आइडिया है तो उसको इंक्यूबेट करने के लिए, उसको फ्लरिश करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए वो इंक्यूबेशन में रजिस्टर हो और उसका पार्ट बन जाए। दूसरा क्या कर सकता है कि वो ऐसे इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज़, चूँकि अब इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज़ के लिए मैंडेटरी है कि वो कम से कम 5 गाँव को गोद लें, उसके डेवलपमेंट में भागीदार हों और वहाँ से आने वाले बच्चों को फोकस करके उस काम में लगाएँ और प्रोफ़ेसर्स को भी गाँव की विज़िट कराएँ, ताकि वहाँ की जो बुनियादी चुनौतियाँ हैं, उनको मिल कर के समाधान में कन्वर्ट किया जा सके। तो इनके साथ ऐसे इंडिविजुअल्स जो ऐसे एफ़र्ट करना चाहते हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ के हेड या इंस्टीट्यूशंस के हेड से मिलें और उनके साथ अपनी इंटरेस्ट को बताएँ, ताकि आपके गाँव को या तो गोद लिया जा सके या जिन गाँवों को गोद लिया गया है, वहाँ पर आप जाकर काम कर सकें, ताकि आपको भी एक सपोर्ट मिल जाए। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, एसोसिएशन विद स्टार्टअप्स। जो स्टार्टअप उन क्षेत्रों में, उस विषय में जिसमें आप काम करना चाहते हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके साथ आप एसोसिएशन एस्टेब्लिश करें, एक अनुबंध करें या लेटर ऑफ एक्सचेंज करें या कुछ नियम शर्तों के साथ में तालमेल बना लें। जो भी काम करना चाहते हैं या उनका पार्टनर बन जाएँ। अगर कोई इंडस्ट्री लगा रहा है तो आप कच्चे माल की सप्लाई का एक सेटअप कर सकते हैं, या उसकी मार्केटिंग के लिए आप काम कर सकते हैं, या फिर उसके लिए मैन पावर सप्लाई का काम कर सकते हैं, या फिर पैकेजिंग का काम कर सकते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन का। कोई भी आप चैनल पार्टनर बन सकते हैं, तो उनके साथ एसोसिएट करें। ये काफ़ी आसान होता है क्योंकि उनकी नीड है और आपकी ज़रूरत है, दोनों को मिलाव से ये काम आसान होता है। ग्रुप इनिशिएटिव भी ले सकते हैं। अगर अकेले आप कोई काम करने में आपको डर लगता है या समझ नहीं आता, तो अगर आप इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं या पढ़ के बाहर निकल चुके हैं या गाँव वाले हैं, तो आप ऐसे अपने साथियों की एक टीम बनाएँ, 2 से 5 लोगों की टीम बना करके और मिल करके काम करें। सबकी क्षमताएँ, सबकी समझ, सबके अनुभव अलग स्तर के होते हैं, तो ये काम कर सकता है और वो इनिशिएटिव आपके लिए बेनिफिशियल होगा और सबके लिए जागृति वाला होगा। यहाँ पर वेतन नहीं भी हो सकता है, मित्रवत काम कर सकते हैं, या सबकी पार्टनरशिप हो सकती है, या फिर आप एक-दूसरे के साथ वायदे के साथ काम कर सकते हैं, या सब अपना-अपना काम कर सकते हैं। दूसरा है कि इनिशिएटिव्स विद इन एनी इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक, ITIs, यहाँ पर भी बहुत तरह के इनिशिएटिव चला सकते हैं क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत बड़े पैमाने पर देश भर में हैं। ऐसे कॉलेजेस जो टेक्नोलॉजी को पढ़ाते सिखाते हैं, वो भी बहुत सारे हैं। बहुत से पॉलिटेक्निक्स हैं, ITIs हैं, तो वहाँ पर भी ऐसे समूह के रूप में मिल कर के इनिशिएटिव ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सपोर्ट भी है, एक्सपर्ट्स भी हैं और अवसर भी हैं और ज़रूरत भी है और सरकार की पॉलिसी भी है, तो वो इंस्टीट्यूशन आपको रोकेगा भी नहीं। तो ऐसे काम आप वहाँ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट पर एक प्रपोज़ल बनाकर ले जाएँ, छोटा-सा बना के ले जाएँ, फिर उसको डेवलप करें, ताकि ऑफिशियल्स को निर्णय लेने में आसानी हो और आपके विज़न की, आपके थॉट की क्लैरिटी भी एस्टेब्लिश हो पाए। दूसरा है कि इनिशिएटिव्स एट विलेज लेवल। ग्रामीण क्षेत्रों में भी, चूँकि अब कंप्यूटर एक पंचायत में उपलब्ध है, प्रिंटर उपलब्ध है, इंटरनेट उपलब्ध है, पंचायत सहायक उपलब्ध है, एक बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट सखी उपलब्ध है, महिलाओं के समूह उपलब्ध हैं, कच्चा माल उपलब्ध है, विद्यालय उपलब्ध है, परिवारों का पूरा नेटवर्क डेटाबेस उपलब्ध है, सरकार की योजनाएँ उपलब्ध हैं, आप भी उपलब्ध हैं। तो आप अपने मैन पावर को इस्तेमाल करते हुए एक टीम बनाएँ और वहाँ के लोगों की ज़रूरतों को एनालिसिस करके
आप यहाँ पर भी सर्विसेज को एस्टैब्लिश करके सर्विसेज को दे सकते हैं। इनिशियल सहयोग आपको पंचायत से मिल जाएगा, तो बुनियादी अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो वो मिल जाएगा, इंटरनेट नहीं है तो वो मिल जाएगा, और आप पंचायत की जो प्रधान हैं उनके साथ मिलकर, ग्राम सचिव के साथ मिलकर, पंचायत सहायक के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। अपने विचारों की जो एक आग है उसमें से कुछ चिंगारियां दूसरों को लगानी भी पड़ेंगी, ताकि कुछ आपके साथ चलने वाले लोग भी आ जाए। तो जी हाँ, तो ये एन आइडिया कैन चेंज एवरीथिंग एनीथिंग। एक विचार क्रांति ला सकता है, सब कुछ बदल सकता है, कुछ भी बदल सकता है। तो ये विश्वास करना जरूरी है। इसके लिए हमें उठ खड़ा होना होगा, और जब तक लक्ष्य पर ना पहुंचे तब तक चलते रहना होगा। ये कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने। लेकिन जब भी ये काम करते हैं तो उसमें कुछ चीज हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। आपकी सफलता के ये कुछ ऐसे निशान हैं जो आपके किसी भी लापरवाही की स्थिति में आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या है कि कोई भी काम करने के दौरान भी, काम करने के साथ भी, काम करने के बाद भी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, स्पष्टता। कोई भी विजन स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, जब भी आप काम करते हैं तो करेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि करेज, उत्साह नहीं होगा तो आप दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते, चाहे वो सेल्स मार्केटिंग में हो, चाहे प्रोडक्शन में हो, चाहे मैन पावर मैनेजमेंट, कोई भी काम करते हैं तो आपका करेज उत्साहवत होना चाहिए, और उत्साह के साथ धीरज भी चाहिए। अगर धीरज नहीं होगा तो उत्साह नहीं होगा, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। तो इसको होना बहुत जरूरी है। दूसरा, कंसिस्टेंसी, निरंतरता बहुत जरूरी है कि कोई काम आज आपने किया, कल छोड़ दिया। जैसे जिम जाते हैं सेहत बनाने, अगले दिन जाना छोड़ दिया। हम पढ़ाई के लिए एक दिन किताब लेके बैठते हैं कि आज हम 4 घंटे पढ़ेंगे, अगले दिन छोड़ दिया। आज हमने तय किया कि सुबह 6 बजे उठेंगे, लेकिन अगले दिन छोड़ दिया। आज हमने तय किया कि आज हम अपने परिवार में माता पिता की हेल्प करेंगे, अगले दिन फिर छोड़ दिया। तो कोई काम एक दिन शुरू करेंगे, दूसरे दिन छोड़ेंगे तो काम नहीं करेगा। तो कंसिस्टेंसी, निरंतरता बहुत जरूरी है, और कॉन्टिन्यूटी, उसको सतत विस्तार देना बहुत जरूरी है कि अगर एक मुकाम तक आप पहुंचकर कुछ हासिल कर चुके हैं तो उसके आगे बढ़ाइए, उसको रोक दीजिए, उतने में संतुष्ट मत हो जाइए। संतोष तो चाहिए, लेकिन छोटे छोटे संतोष कर लेंगे तो बड़े लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा बनेगा। तो कंसिस्टेंसी भी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी भी चाहिए, और साथ में कोऑपरेटिव अप्रोच चाहिए। कई बार लोगों के अंदर यह आता है कि सब हम ही कर लेंगे, तो ऐसे परिस्थिति में आपके किसी बड़े खतरे के दावत देने की संभावना ज्यादा नजर आती है। तो कोऑपरेटिव अप्रोच होनी चाहिए, सहयोग ले भी और सहयोग दे भी। कर भला तो हो भला, दूसरे की भी भला करेंगे तो दूसरे लोग आपका भी भला करेंगे। स्वार्थी मत बनिए, इसमें कोऑपरेटिव, सहकारिता का भाव रखिए। यही कारण है कि अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश, बिहार में कोऑपरेटिव मूवमेंट थोड़ा स्लो चला, नुकसान ज्यादा हुए, या जो इकाइयां बनी भी वो उतनी तरीके से नहीं बढ़ पाई जिस तरह से महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान में बढ़ी। वहां पर कोऑपरेटिव का उदाहरण मदर डेयरी है, कोऑपरेटिव का उदाहरण अमूल है, कोऑपरेटिव का उदाहरण लिज्जत पापड़ है, महिला गृह उद्योग है। ये सब कोऑपरेटिव उदाहरण है, बहुत बड़े बड़े बन गए। महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े कोऑपरेटिव हैं कि उनकी खरबों में आमदनी होती है, बिजनेस होता है हर साल का। तो हमें समझना होगा कि ये कोऑपरेटिव अप्रोच आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। इसके लिए ईमानदार कोशिश चाहिए, मन का स्पष्टता होना बहुत जरूरी है, और दूसरों का हित देखना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ स्वार्थी होना उचित नहीं होगा, तो इसका ध्यान रखना है। और साथ में कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव, यानी हम अगर कोई काम कर रहे हैं और साथ में अगर कोई दूसरा स्टार्टअप भी काम कर रहा है, तो अगर हम उसको कोलैबोरेट कर लेते हैं तो काम को हम दुगनी गति से कर सकते हैं। अगर अपनी अकेले की क्षमता से कोई काम को हम अगर से कि हम 30 दिन में करते हैं, तो दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर लेने से उस काम को हम 10 दिन में कर सकते हैं। और ये गणित पूरे देश में प्रत्येक बच्चे को बढ़ाया गया है कि एक खेत में 10 मजदूर अगर एक दिन में कोई काम करते हैं, तो उसमें एक मजदूर अगर रहेगा तो कितने दिन में काम करेगा? हम सब ने गणित का जवाब दिया है, 10 दिन। यानी जितनी ज्यादा शक्ति संवर्धित होगी, आउटपुट उतना अच्छा होगा। तो ये आप जरूर समझ गए होंगे, इस पर अमल करने का आपने इरादा भी बना लिया होगा, और जितना हमने बताने की कोशिश की है वो आपके दिल दिमाग में बैठ गया होगा, और जो जरूरी बिंदु हैं आपने डायरी में नोट कर लिए होंगे। इसलिए आज हम यहाँ पर आपको बताते हैं अंतिम तौर पर कि ये सक्सेस जो टेक बिजनेसेस का है वो इन पर निर्भर है। इट शुड बी अफोर्डेबल, उचित किफ़ायती होना चाहिए लोगों के लिए। इट शुड बी प्रॉफिटेबल, फ़ायदेमंद होना चाहिए। इट शुड बी सस्टेनेबल, टिकाऊ होना चाहिए, सतत होना चाहिए। इट शुड बी ईज़ी टू यूज़। अगर बहुत कठिन हो जाएगा कोई टेक बेस्ड ऑनलाइन बिजनेस, तो उस पर लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे। बहुत हैंडी होना चाहिए। जैसे गूगल में आप जाते हैं, आपने रजिस्टर किया तो फटाफट डाल के आपको बहुत सब कुछ मिल जाता है। उसको ईज़ी कर दिया, बहुत क्लमज़ी नहीं किया। तो हमें समझना पड़ेगा कि जो भी सोल्यूशन दें, बहुत ईज़ी, बहुत सिंप्लीफाई करके दें, ताकि ईज़िली किसी को भी समझ में आ सके। इट शुड बी यूज़र फ्रेंडली, मित्रवत होना चाहिए कि लगेगा अरे ये तो बड़ा आसान है, छोड़ो मैं ही कर दूंगा। तो इस तरह से, जैसे आजकल एक बटन दबाते ही गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। आप देखें तो कारों से अब गियर भी हटा दिया गया, उसको और ईजी कर दिया गया। एक रोटेशनल उस पर दे दिया कि कौन से गियर लगाना अपने आप चलेगा, खटपट खटपट करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इस तरह के अब मोबाइल में भी देखिए फैसिलिटीज़ बहुत ईजी हो गई कि स्क्रीन पर बहुत कुछ दिखता ही नहीं है, सब अलग अलग ब्लॉक्स में है, ताकि जब आपकी जो ज़रूरत है उसको आप फ्रंट पे रखें। आप कस्टमाइजेशन आ गया।
तो डोर स्टेप सर्विसेज और सर्विसेज नेटवर्क इज नीडफुल। क्योंकि सर्विसेज बहुत बढ़ रही हैं तो उसका इजी सर्विस नेटवर्क भी चाहिए, जो कि उपलब्ध नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में। इस पर ध्यान देने की जरूरत है, और जो भी कारोबार करते हैं उसकी सर्विसेज भी बहुत आसान और सबकी पहुंच में होनी चाहिए। अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो कोई कारण नहीं कि आप असफल हो जाएं। बाकी दैवीय आपदा कहीं भी आ सकती है, उसके सिवा ईश्वर भी आपकी मदद करेंगे, और हम तो आपकी मदद कर ही रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आपसे आज इस सत्र में यहाँ पर आपको धन्यवाद अदा करते हैं और आग्रह करते हैं कि आप ऑनलाइन सत्र में हमारे साथ जुड़ें। एक छोटे से वीडियो प्रेजेंटेशन के बाद जो आपको नए जो अवसर बने हैं उनके बारे में आपको बताएगा, और उसके बाद सीधे रूबरू होंगे एक दूसरे से सवाल और जवाब के लिए। आपके सवाल और मेरे जवाब, ताकि आपकी मुश्किलें हल हों और आप आगे बढ़ सकें बेधड़क, बेझिझक, बिना किसी बाधा के। मिलते हैं अगले सत्र में। बिजनेस करने का सपना देख रहे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए बिजनेस पाठशाला रोज लेकर आता है कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज जिनके जरिए कामयाबी की तरफ हर कोई अपने कदम बढ़ा सकता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज के बिजनेस आइडिया सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज जो स्मॉल स्केल पर शुरू किए जा सकते हैं और उनसे अच्छा प्रॉफिट भी कमाया जा सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं हमारे आज के पहले बिजनेस आइडिया के बारे में, जो है कॉन्सर्टीना वायर बिजनेस। आमतौर पर कॉन्सर्टीना वायर का इस्तेमाल मिलिट्री स्टाइल वायर ऑब्स्टिकल्स के लिए किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग नॉन मिलिट्री सेटिंग्स जैसे डिटेंशन कैंप्स, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, राइट कंट्रोल और जेल में भी होता है। आसानी से पाया जाने वाला ये मटेरियल मार्केट में काफी सस्ती दरों पर मिल जाता है और साथ ही इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ती ही जा रही है। अगर आप भी इस प्रॉफिटेबल बिजनेस की शुरुआत 100 से 150 रोल्स पर डे की कैपेसिटी के साथ करना चाहते हैं तो आपको 2000 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया, 10 से 15 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 5 से 7 मैन पावर और 21 से 26 लाख तक इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। अब बढ़ते हैं आज के दूसरे बिजनेस आइडिया पर, जो है क्रोम प्लेटिंग। क्रोम प्लेटिंग एक प्रकार की इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है। इस प्रोसेस में मेटल ऑब्जेक्ट की सरफेस पर एक सॉल्ट सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट में मेटल की एक पतली लेयर की कोटिंग की जाती है। क्रोम प्लेटिंग में क्रोमियम, निकल और क्रोम स्टील का उपयोग किया जाता है। क्रोम प्लेटिंग का मुख्य उद्देश्य रस्ट, करोजन और स्क्रैच से मेटल ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करना होता है। इसे कार पार्ट्स, स्टील फर्नीचर, सैनिटरी फिटिंग्स, डेकोरेटिव मेटल आइटम्स, टूल्स और यूटेंसिल्स आदि की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में उपयोग किया जाता है। बात करें अगर क्रोम प्लेटिंग के बिजनेस रिक्वायरमेंट की, तो स्टार्टिंग लेवल पर इस बिजनेस के लिए 800 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होती है। क्रोम प्लेटिंग में 12 से 15 किलोवाट पावर कनेक्शन, 6 से 7 मैन पावर और 8 से 12 लाख इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। इस बिजनेस से आप 25% से 30% तक प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अब आते हैं आज के तीसरे बिजनेस आइडिया पर, जो है किचन सिंक। किचन सिंक तो आप सब जानते ही होंगे। थोड़ा डिटेल में बात करें तो ये रसोई के चबूतरे के साथ लगा स्टेनलेस स्टील शीट से बना एक सिंक होता है, जिसे बर्तन धोने के लिए यूज किया जाता है। स्टेनलेस स्टील स्टिंक्स ड्यूरेबल होते हैं, जिन्हें सिंगल बाउल या डबल बाउल सिंक में कस्टमाइज किया जा सकता है। ये मल्टी शेप्ड होते हैं, मतलब सिंक का आकार घर, रेस्टोरेंट और होटल्स के लिए अलग अलग हो सकता है। किचन सिंक को बर्तन, फल और सब्जियां आदि धोने के लिए उपयोग किया जाता है। जाहिर है इसका बिजनेस काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, और अगर आप भी इस बिजनेस को सेटअप करने के बारे में सोच रहे हैं तो 160 पीसेस पर डे कैपेसिटी के साथ शुरू करने के लिए आपको 4000 से 5000 स्क्वायर फीट एरिया, 40 से 50 किलोवाट पावर कनेक्शन, 10 से 15 मैन पावर और 35 से 45 लाख इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। साथ ही आप इस बिजनेस से 11% से 15% तक प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। आज का चौथा और आखिरी बिजनेस आइडिया है डंबल। अगर आप हेल्थ और फिटनेस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं या उससे थोड़ा भी लगाव रखते हैं तो आपको डंबल के बारे में तो पता ही होगा। डंबल वेट ट्रेनिंग इक्विपमेंट होते हैं। फिटनेस के प्रति ध्यान देने वालों के लिए डंबल सबसे पहला और पसंदीदा साधन है। ये दैनिक व्यायाम करने के लिए बॉडी बिल्डर्स, पावर लिफ्टर्स और एथलीट्स द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
ये आमतौर पर कास्ट आयरन का उपयोग करके बनाए जाते हैं। डंबल्स, बाइसेप्स, शोल्डर्स और चेस्ट की एक्सरसाइजेस के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। अगर आप भी इस उभरते हुए बिजनेस आइडिया को अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं तो 1000 kg पर डे कैपेसिटी के साथ इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 2500 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया, 40 से 50 किलोवाट पावर कनेक्शन, 8 से 10 मैन पावर और 30 से 35 लाख इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। साथ ही आप इस बिजनेस से 15% से 18% तक के प्रॉफिट मार्जिन आसानी से अर्न कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडियाज। उम्मीद है कि बिजनेस पाठशाला का ये सेशन आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। अभी आप जूम सेशन के माध्यम से एक्सपर्ट से डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको YouTube चैट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।